हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम है अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है एंड काफ़ी कम दिन बचे हैं। आई होप आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे एंड आखिरी दिनों के अंदर देखो बिल्कुल भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट? क्योंकि हमने जो भी पिछले एक साल पढ़ा है, आई एम श्योर आप सभी को अपनी मेहनत के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए इन आखिरी दिनों के अंदर। एंड जितना कॉन्फिडेंटली आप अपने एग्जाम के अंदर जाएंगे उतना ही आप इंश्योर कर पाओगे कि जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपने पिछले एक साल में पाई है ना, उसके भरोसे पे अगर आप जाओगे तो आप रियलाइज करोगे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। अगर आप थोड़ी घबराहट के साथ, थोड़े डर के साथ एग्जाम अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे ना कहीं उसमें ना फिर सिली मिस्टेक्स करने का खतरा रह जाता है, राइट? तो अपने को बिल्कुल चिंता नहीं करनी, आराम से अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंटली अपना एग्जाम देना है, राइट? आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। देखो, पिछले एक साल या डेढ़ साल के अंदर काफ़ी सारी ऐसी प्लेसेस रही हैं जो बार बार न्यूज़पेपर्स में हमें देखने को मिली हैं। एंड देखो, ये जो एक टॉपिक है ना, ये कहीं ना कहीं एक लो हैंगिंग फ्रूट है। यहाँ से अगर आप पिछले 5-6 साल में पेपर्स देखोगे ना यूपीएससी के, तो यू विल रियलाइज कि यहाँ से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए। वो ये नहीं पूछता कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? जैसे लाचिन कॉरिडोर क्या है, अर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जस्ट बेसिक एक आइडिया होगा ना, तो आप बड़े आराम से उसको यस या नो में अगर आपको पता होगा तो आप उसको कर लोगे। बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट वाले रीजन्स होते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो गया, यूक्रेन हो गया, उसके रिगार्डिंग बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो सीज की बॉर्डरिंग कंट्रीज होती हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज के सेशन में हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस तरह से जो भी प्लेसेस न्यूज में रही हैं उनको क्विकली हम कवर कर लें। बहुत डिटेल में पूरा ए से लेके जेड तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो यूपीएससी पूछता है, हमें उनको समझना है, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो काफी सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो आराम से अच्छे से देखना एंड आई एम श्योर बहुत ज्यादा हेल्प आपको ये वीडियो करेगी। लास्ट ईयर भी ऐसी एक वीडियो बनाई थी, वो भी बच्चों को बहुत हेल्पफुल रही थी, ठीक है ना? तो आई एम श्योर ये वीडियो भी आपको उतनी ही हेल्पफुल रहेगी। अब एक जो डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में अक्सर आता है कि सर, आज तो हम ये वीडियो देख लेंगे, अगर इस पर्टिकुलर लेक्चर की हमें क्विकली रिवीजन करनी होगी तो वो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना? इसके ऊपर मैं इसकी पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। वहां पर जाकर आप बड़े आराम से इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, राइट? चलो ठीक है, अब फुल अटेंशन के साथ सुनना पूरे लेक्चर को एंड आई एम श्योर आपको काफी हेल्प करेगा। एक देखो, जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करना है हमें रिगार्डिंग सूडान। अब सूडान क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सूडान को डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले साल के अंदर यहां पर दो फैक्शंस के बीच में लड़ाई हो जाती है। सूडान की जो पैरामिलिट्री है एंड उसी तरह से आपका जो आर्मी का एक फैक्शन है, सूडान आर्मी फोर्स, उनके बीच में यहाँ पे लड़ाई हुई। तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रीजन देखने को मिला। बहुत सारे भारतीय जहां पर जो काम कर रहे थे उनको भी घर वापस लाना पड़ा, राइट? तो ये सूडान का लोकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो आप नोटिस करिए कि यहां पर ना हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की। अफ्रीका के अंदर आपको एक कंट्री देखने को मिल जाएगी, सूडान, ठीक है? अब इसी के साथ यहां पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक लोकेशन आप देखिए, खार्तूम। ये मेजर रीजन था जहां पर हमें कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया देखने को मिल रहा है। इसी के साथ यहां पर आपको पोर्ट सूडान के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमने अपने लोगों को जो रेस्क्यू किया ना, वहां पर पोर्ट सूडान बहुत ज्यादा काम में आया। ये पोर्ट सूडान आपको रेड सी में इसका एक्सेस आपको देखने को मिलता है। दैट इज वन पॉइंट। इसके अलावा जब मैं बात कर रहा था ना खार्तूम की, तो खार्तूम के साथ ही आपने नोटिस किया, सर यहां पर तो हमें नाइल रिवर देखने को मिल रही है। हाँ जी बिल्कुल, तो थोड़ा सा हमें नाइल रिवर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप यहां पे ये नोटिस करो, ये रही आपकी ब्लू नाइल रिवर, राइट? एंड उसी तरह से यहां से लेक विक्टोरिया से आपकी व्हाइट नाइल रिवर आती है। फिर यहां पर ना जाके ये दोनों मिल जाती हैं, आपकी ब्लू नाइल भी और आपकी व्हाइट नाइल भी। फिर आगे जाके इस तरह से ये नाइल रिवर बनती है एंड देन इट गोज ऑन टू मेडिटेरियन सी। ये बात आप चीजों को, आप लोगों को ये चीज पता होगी, सही बात है। अब ये वाले जो रीजन में आपको बात कर रहा हूं ना, यही तो वो कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन था खार्तूम की जो मैं बात कर रहा था। समझे इस बात को? तो ये लोकेशन आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। आपका लेक विक्टोरिया आपको पता होना चाहिए, राइट? एंड इसके साथ में ही ना, ये चीज तो मैंने आपको बताई। अब एक बात नोटिस करो, ये ऊपर जाके इजिप्ट आ जाता है। दोनों आप इमेजेस के अंदर देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे इजिप्ट है आपका एंड एट द सेम टाइम यहां पर आपका इथियोपिया है।
अब ये दो कंट्रीज क्यों बता रहा हूं, सुडान तो मैंने बता दिया, उसके अलावा इजिप्ट और इथियोपिया यहां पे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर आप नोटिस करिए एक डैम है। क्या है डैम का नाम? GERD। व्हाट इज GERD? ग्रैंड इथोपियन रेनिसा डैम। कहां पर है ये डैम? ये डैम आपका इथियोपिया में आता है। अब ये जो वाला डैम है ना, GERD डैम, ये इथियोपिया एंड आपका इजिप्ट, इन दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर रीजन बन चुका है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं लड़ाई चल रही है, बट अदरवाइज इन जनरल। कैसे सर? देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है ना, ये डैम की वजह से, जो ग्रैंड इथोपियन रेनिसा डैम है, इसकी वजह से किसमें कॉन्फ्लिक्ट है? इथियोपिया और इजिप्ट के बीच में। क्यों? क्योंकि देखो इजिप्ट का काफी सारा रीजन है जहां पर उतने ज्यादा बारिश नहीं होती, उतना ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो दे आर हाईली हाईली डिपेंडेंट ऑन द नाइल रिवर। तो जब इस तरह के डैम्स होंगे तो कहीं ना कहीं इन तक पानी कम पहुंचता है। तो ये जो GERD है ना, दिस बिकम्स अ मेजर बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इथियोपिया एंड आपकी इजिप्ट। दैट इज वन थिंग दैट यू शुड बी रियली अवेयर ऑफ। बाकी रेड सी तो आप जानते होंगे, एंड ये सिनाई पेनिनसुला भी आपके इजिप्ट का ही पार्ट बनता है। ये थोड़ा डेजर्ट वाला रीजन है आपके इजिप्ट का, ठीक है। इसके अलावा यहां पर इथियोपिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है एडिस अबाबा। ये भी आपको पता होना चाहिए, एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली यहां पे बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको सूडान के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। रिवर नाइल का मैंने आपको बता दिया, अफ्रीका के अंदर इस तरह से ओरिजिनेट होती है, ब्रूंडी के अंदर, राइट। एंड जिस तरह से दोनों मिलकर आगे ये मूव ऑन करती है, ठीक है, ठीक है। ये नाइल और सूडान और खार्तूम, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहाँ पे सर पता तो लग गई, पर अभी भी एक इंपॉर्टेंट चीज हमें और पता होनी चाहिए, वो है एबे रीजन के बारे में। ये भी देखो उसी रीजन के आसपास का हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सूडान और साउथ सूडान। अभी यहां पे देखो, पीछे देखो, पीछे हमने यहां पे सूडान की बात करी, अब यहां पे आपको साउथ सूडान भी देखने को मिल जाएगा। यहां पर इनके बीच में एक रीजन है जिसका नाम है एबे रीजन। अब यहां पर भी दोनों देशों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एबे रीजन के रिगार्डिंग। एक्चुअल में क्या है ना, एबे रीजन क्या है? ऑयल रिच रीजन है, और जहां पे आप जानते हो ऑयल होता है, वहां पर क्या होता है? वहां पर कहीं ना कहीं आपस में कॉन्फ्लिक्ट पक्का ही होता है, राइट। तो ये चीज भी यहां पे हमें देखने को मिल रही है, एबे रीजन, इट इज अ कॉन्फ्लिक्टेड रीजन बिटवीन सूडान एंड साउथ सूडान। अब यहां पर एक चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी और भी बन जाती है, वो है विद रिगार्ड्स टू पीस कीपिंग फोर्सेस। एक्चुअल में आप नोटिस करते हो UNPKF के बारे में। UNPKF क्या है? यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस। अब इनको ना आइडेंटिफाई करना अपने आप में बहुत आसान बन जाता है। कैसे? इनके ब्लू हेलमेट्स के थ्रू। ब्लू हेलमेट्स ये पहनते हैं एंड उस वजह से इनको आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या इनका पर्पस क्या रहता है? इनका पर्पस रहता है कि देखो, जैसे अगर मैं बात करूं, लेट्स से अगर मैं बात करता हूं किसी जगह के ऊपर सीज फायर को मेंटेन करना है, या फिर आपको पीस को मेंटेन करने की कोशिश करनी है, किसी जगह पे सिविल वॉर हो रखी है, तो UN पीस कीपिंग फोर्सेस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए पीस कीपिंग फोर्सेस के रिगार्डिंग, कि देखो ये ना किसी के ऊपर फायर नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सेल्फ डिफेंस, राइट। तो ये कुछ की प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस काम करती हैं। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया हैज डेफिनेटली वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पीस कीपिंग मिशंस जो यहाँ पे UN के द्वारा रन किए जाते हैं। तो ध्यान में रखना कि इंडिया ना एक ऑल वुमेन कंटिंजेंट सूडान के एबे रीजन के अंदर डिप्लॉय कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ इट्स पीस कीपिंग मिशन। तो जो एबे रीजन है, दिस ऑल्सो बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम पर्सपेक्टिव। क्लियर? ठीक है, ये ब्लू हेलमेट भी हमने समझ लिया। एक और रीजन यहां पे डार्फुर रीजन, ठीक है, ये भी आप सूडान के साथ में ही इसको आप रिलेट कर सकते हो। दिस वाज आल्सो इन द न्यूज फॉर डिफरेंट रीजंस। तो डार्फुर रीजन भी आपको पता होना चाहिए, बाकी रीजन तो मैंने आपको यहां पे समझा ही दिए। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको सूडान के रिगार्डिंग पता होने चाहिए थे। अब देखो, सूडान की बात होगी, नाइल रिवर की बात होगी, ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम की बात होगी। इसी के साथ यहां पे एक आप रीजन की तरफ चलते हैं, यहां पर इथोपिया। इथोपिया का भी डिस्कस किया था ना, ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम, एडिस अबाबा भी डिस्कस किया था। तो इथोपिया और अर्त्रिया, इन दोनों के बीच में एक रीजन है जिसका नाम है टिग्रे रीजन। टिग्रे रीजन भी देखो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे अक्सर देखने को मिल जाते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पर जो नॉर्दर्न टिग्रे रीजन है स्पेशली, वहां पर जो सिविलियंस की हालत है अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा खराब है, जिस वजह से ये रीजन भी न्यूज में आता रहता है। डेफिनेटली इथियोपिया तो है ही है, एरित्रिया हो गया, और बाकी और रीजन का भी यहाँ पर आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। बाकी इसके अलावा ये रहा टिग्रे रीजन, उसके अलावा अस्मारा रीजन की भी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, ये भी आपको इरित्रिया में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? दीज आर सम ऑफ द पॉइंटर्स जो आपको इस रीजन के रिगार्डिंग पता होने चाहिए थे। टिग्रे इथियोपिया का नॉर्दर्न मोस्ट रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर लगभग 7 मिलियन एथनिक टिग्रियंस आपको देखने को मिलते हैं एंड एट द सेम टाइम इथियोपिया का लगभग 6% पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी, जिस वजह से इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। पर क्योंकि लोगों की वहां पे रहने वाली जो हालत है वो उतनी अच्छी नहीं है, इट ऑफन बिकम्स अ इशू। तो ये हो गया हमारा टिग्रे रीजन के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो बातें थी ना इस पूरे रीजन की, सुडान, साउथ सुडान, इथियोपिया, इजिप्ट हो गया, ठीक है, जो हमने डिस्कस करना था ये यहां पे हमने इसके रिगार्डिंग अच्छे से कर लिया है, राइट। अब आते हैं हमारे साउथ चाइना सी वाले रीजन के ऊपर। साउथ चाइना सी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो कि चाइना की जब हम बात करते हैं, चाइना की 9 डैश लाइन, 10 डैश लाइन की बात करते हैं, तो साउथ चाइना सी वाला पूरा का पूरा रीजन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हमें अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है, यहां पर ना आपको 3 आइलैंड्स का नाम बिल्कुल 100% पता ही होना चाहिए। वन ऑफ देम हैपन टू बी पैरासल आइलैंड, एक है आपके स्कार्बरा शोल एंड तीसरा आपके स्प्राटली आइलैंड्स। ये तीनों का आपको नाम बिल्कुल पता होना चाहिए। ये तीनों कहां पे आते हैं? आपके साउथ चाइना सी के अंदर। चलो ठीक है, थोड़ी सी और हम इस बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ये देखो, ध्यान से समझना, इसको मैपिंग को ना ध्यान से समझना एक बार। ये रहा आपका बे ऑफ बंगाल, राइट। ये रहा आपका साउथ चाइना सी। अब यहां पर आप मूव करना स्टार्ट करते हो बे ऑफ बंगाल से। यहां पर जैसे आप इस रीजन में आते हो ना, ये स्ट्रेट आपको देखने को मिलती है। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है मलक्का स्ट्रेट, राइट। क्या है नाम इसका? इसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट की अगर मैं बात करूं तो आपको नदन साइड के ऊपर मलेशिया देखने को मिल जाएगा, सदर्न साइड के ऊपर आपको ये इंडोनेशिया देखने को मिल जाएगा एंड इसी रूट के ऊपर आपको सिंगापुर देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा आप मूव किए, कहां से? बे ऑफ बंगाल से आप चलते रहे चलते रहे चलते रहे, यहां पे मलक्का स्ट्रेट ने आपने इनकाउंटर किया, मलेशिया, आपका इंडोनेशिया, बीच में सिंगापुर एंड फिर ऐसे आप मूव करते करते आप साउथ चाइना सी की तरफ आ जाते हो, ठीक है। ये छोटा सा जो रास्ता है ना, इसको आप मलक्का स्ट्रेट कह सकते हो। काफी बिजीएस्ट रूट है पूरी दुनिया का अगर हम बात करें तो ये मलक्का स्ट्रेट का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बात तो आइडिया लगा। कुछ एक और रीजंस आपको पता होने चाहिए। यहां पर आप नोटिस कर पाओगे, यहां पर आपको फिलीपीन सी देखने को मिलता है। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये आपका साउथ चाइना सी है एंड यहां पर आपको एक स्टेट और देखने को मिलती है। यहां तो मैंने आपको मलक्का स्टेट बता दिया, ये है आपकी लुजोन स्टेट, राइट। ये जो लुजोन स्टेट है ना, ये कनेक्ट करती है आपके साउथ चाइना सी को फिलीपीन सी के साथ। उसी तरह से यहां पर आपको ताइवान स्टेट देखने को मिलती है, राइट। और ये जो आपकी ताइवान स्टेट है, ये इस तरह से साउथ चाइना सी को इधर आपका जो ईस्ट चाइना सी है उसके साथ कनेक्ट करती है। तो ये भी आपको यहां पे पता होना चाहिए कि लुजोन स्टेट किसको कनेक्ट कर रही है? साउथ चाइना सी को फिलीपीन सी के साथ एंड आपका जो ताइवान स्टेट है वो आपके साउथ चाइना सी को आगे ईस्ट चाइना सी के साथ यहां पे कनेक्ट कर रही है। प्लस आप और भी कुछ लोकेशंस देख सकते हो, बट ये जो आपके 3 थे ना, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। मलक्का स्टेट का मैंने आपको बता दिया, राइट। यहां पे मैंने आपको लुजोन स्टेट समझा दिया। ये रहा आपका ईस्ट चाइना सी, ये आपकी ताइवान स्टेट, ये आपकी लुजोन स्टेट जो कि साउथ चाइना सी को यहां पे फिलीपीन सी के साथ यहां पे कनेक्ट कर रही है। तो ये पूरे रीजन की अगर हम बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। ये जो 3 मैंने आपको बताया, स्कार्बरा शोल हो गया आपका, स्कार्बरा शोल के अलावा आपके जो और 2 कन्फ्लिक्टेड रीजन्स थे, चाहे उसमें आप बात कर लो स्प्राटली आइलैंड्स की या फिर आपके पैरासल आइलैंड्स की, ये चाइना कहीं ना कहीं क्लेम करता है यार ये हमारे ही हैं। एक्चुअली ये तो नेचुरल है, पर कहीं ना कहीं बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स यहाँ पे आसपास क्रिएट करने की चाइना कोशिश करता है। ये तो पूरा क्लेम करता है कि जो पूरा 9 डैश लाइन या 10 डैश लाइन वाला बीच का एरिया है वो पूरा चाइना का ही है, जिस वजह से फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, आपका वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, सबके साथ इस रीजन के रिगार्डिंग इसके कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं। इवन ये तीनों की ना आप थोड़ी लोकेशन भी देख सकते हो, कल को आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको अरेंज करने के लिए भी कह सकता है इन लोकेशंस को। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो दिस वाज द सम ऑफ द पॉइंटर्स रिगार्डिंग आपके साउथ चाइना सी। बाकी देखो मैंने आपको पूरा डिफरेंट डिफरेंट मैप्स यहाँ पे लगा दिए हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए समझने के अंदर। तो टेलीग्राम पे जाके आप पीडीएफ को पक्का डाउनलोड करना एंड कुछ भी कंफ्यूजन हो आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मैप्स के माध्यम से इसको देख सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, ये चीजें हमें पता लग गई, कन्फ्लिक्टेड रीजन का पता लग गया।
एक देखो हमें और चीज पता होनी चाहिए, वो है आपके नटूना आइलैंड के रिगार्डिंग। नटूना आइलैंड जो है ना, वो आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, पिछले साल के अंदर चाइना यहां पर इलीगली फिशिंग करता हुआ देखा गया, तो नटूना आइलैंड उस वजह से न्यूज में आ चुके थे काफी ज्यादा। तो चाइना और इंडोनेशिया के बीच में कंफ्लिक्टेड रीजन बन गया है एक तरह से, है तो इंडोनेशिया के ही, पर चाइना ने इसको कंफ्लिक्टेड रीजन बना दिया है। तो यू मस्ट बी अवेयर कि नटूना आइलैंड जब हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडोनेशिया की। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख पाओगे कि अगर मैं थोड़ा इधर आ जाऊं अब, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसको जूम आउट करके बताता हूं। जैसे ये समझो, हाँ जी, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। यहां पर आपको पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट देखने को मिलता है, उसके बिल्कुल पास में ही आपको चाबार पोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो चाबार पोर्ट है ना, वो आपका आता है गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ना, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान हो गया। एंड यहां पर ये जो बीच वाला रीजन है, ये आपका आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एंड उसी तरह से ये वाला जो रीजन आपका आ गया, दिस बिकम्स आपका पर्शियन गल्फ। इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, जो चाबार पोर्ट है वो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर है, ना कि पर्शियन गल्फ के अंदर, ठीक है। एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रिगार्डिंग भी बहुत सारे ऑपरेशंस कई बार चलते रहते हैं। रीजन बीइंग कि यहाँ पे अपने वेसल्स की सिक्योरिटी को करना, उसको इंक्रीज करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक टास्क बनता है। तो चाबार पोर्ट एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, जो कि इंडिया ने काफी काम भी किया है उसके रिगार्डिंग, राइट। एंड पिछले सालों के अंदर, अब तो पुरानी न्यूज हो चुकी है, पर चाबार पोर्ट को ही हम यूज करके कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर रहे थे, ठीक है। जरान दिलाराम हाईवे हो गया, शाहिदान जो आगे आ गया, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे कनेक्टिविटी रूट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और साथ में ही ग्वादर और जो चाबार पोर्ट है बिल्कुल पास में ही है, लगभग 72 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका चाबार पोर्ट और आपके ग्वादर पोर्ट के अंदर देखने को मिलता है। जी, थोड़ा सा बात करते हैं अब यूक्रेन की, ठीक है ना। यूक्रेन का मुद्दा बार बार न्यूज में चला ही हुआ है, पिछले साल भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस भी किया था कि यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज, पिछले साल यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, तो दोबारा तो नहीं पूछेगा कि यूक्रेन की ही बॉर्डरिंग कंट्रीज बता दो, बट डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो, राइट। पिछले साल तो हमने अच्छे से डिक्टेशन करी थी इसकी, बट नॉट नेसेसरी फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, बिकॉज सेम क्वेश्चन रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है, ठीक है। बट डेफिनेटली मैंने आप लोगों के लिए लगा दिया है, रशिया हो गया, बेलारूस हो गया, और बाकी कंट्रीज आप यहाँ पे देख पाओगे। इंपॉर्टेंट बात, हमें ना थोड़ा ब्लैक सी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है इस बात के लिए। मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों। एक्चुअली ना, पहले ब्लैक सी समझो। अब जब मैं बात कर रहा हूं देखो ब्लैक सी की, ठीक है, तो ब्लैक सी की एक तो हमें बॉर्डरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए। ब्लैक सी की हमें एक तो पहली बात है बॉर्डरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए। एक बार ना आप लोग एक काम करो, कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ कि व्हाट आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ ब्लैक सी। हालांकि आपके सामने मैप है, बट स्टिल आई वुड अप्रिशिएट कि आप सारी की सारी कंट्री मुझे बताओ। आओ चलो, एक तो देखो यहां पर आपको टर्की देखने को मिलेगा, ब्लैक सी की वन ऑफ द बॉर्डरिंग कंट्रीज। उसके अलावा यहां पे आपको बुल्गारिया हो गया, आपका रोमेनिया हो गया, आपका यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, एक कंट्री और है। और कौन सी कंट्री है सर? अरे इतनी ही कंट्री है, ठीक है ना। तो ये 6 कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया और टर्की। दीज आर द 6 कंट्रीज विच एक्चुअली बॉर्डर द ब्लैक सी। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। अब एक बात नोटिस करो, यहां पर ना आपको इस्तांबुल देखने को मिलेगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इस्तांबुल, जो कि टर्की का आपको देखने को मिलेगा। टर्की कैपिटल नहीं है, टर्की कैपिटल तो अंकारा है, पर टर्की की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी आपको इस्तांबुल यहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब एक बात और नोटिस करो, यहां पर आपको ना नीचे मेडिटेरियन सी देखने को मिलता है, बिल्कुल यहां पर आपको ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी से अगर आपको मेडिटेरियन सी पहुंचना है ना, तो यू हैव टू गो थ्रू द इस्तांबुल। चलो ठीक है, इसके साथ में ही यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स का आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले यहां पे जैसे आप मूव करोगे ब्लैक सी से इधर की तरफ, सबसे पहले आपको बॉस्फोरस स्टेट देखने को मिलती है। क्या आती है? बॉस्फोरस स्टेट। एक बार आपने बॉस्फोरस स्टेट को क्रॉस किया, फिर यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी है जिसका नाम है सी ऑफ मरमरा। क्या है सी का नाम? सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा क्रॉस करने के बाद आपको यहां पे डार्डनल स्टेट देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप उसको क्रॉस करोगे, यहां पर आपको एजियन सी देखने को मिलेगा, एंड अकॉर्डिंगली आप पहुंच जाओगे मेडिटेरियन सी के अंदर। समझे? तो इसको भी आप याद रख सकते हो कि ब्लैक सी से आप स्टार्ट हुए, आप बॉस्फोरस स्टेट,
सी ऑफ मरमरा, आपका डार्डेनेलियन स्टेट एंड एजियन सी, एंड अकॉर्डिंगली आप मूव करते करते पहुंच के अपने मेडिटेरियन सी के अंदर। पहली बात तो ये। अब आप पूछोगे सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो, ये यहाँ पे और भी पिक्चर्स हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ पीडीएफ से एक बार खुद भी देख लेना, और मैंने सारी पिक्चर्स लगा रखी हैं। अब आप पूछोगे सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो, इसके देखो कुछ कारण है, मैं आपको समझाता हूँ, कि मैं क्यों बता रहा हूँ इतनी डिटेल। देखो, अब जब हम बात करते हैं ना, देखो यूक्रेन की, रशिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और यूक्रेन ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर काफी अच्छा है, इवन ब्रेड बास्केट ऑफ द यूरोप भी यूक्रेन को बोला जाता है। अब आप नोटिस करो यार, इतना सारा सामान यूक्रेन से और कंट्रीज को जाता है। अब दिक्कत क्या है, जब रशिया और यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है, तो हमें ये डर रहेगा ना कि यार रशिया जाने देगा उनकी शिप्स को या नहीं जाने देगा, है कि नहीं। तो ऐसे केस में ना एक डील साइन होती है। क्या होता है, डील साइन होती है, जिसका नाम क्या है, ब्लैक सी ग्रेन डील। आप नाम से समझ गए होंगे क्या नाम है, ब्लैक सी ग्रेन डील। ब्लैक सी को यूज करते हुए मतलब ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करने की बात है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है, ये जो डील थी इसमें डेफिनेटली रशिया यूक्रेन तो है ही है, पर यहां पर ना मदद पता किसने करी, एक तो आपकी मदद हुई यूनाइटेड नेशंस की, दूसरी एक कंट्री थी जिसका नाम है टर्की, ठीक है। टर्की ऊपर फोकस मैं इसीलिए कर रहा था इस्तांबुल के ऊपर, क्योंकि ये जो डील हुई ना ब्लैक सी ग्रेन डील, इसके अंदर टर्की और यूनाइटेड नेशंस इन्होंने मिलकर यहां पर ये डील करवाई, ब्लैक सी ग्रेन डील, जिसके माध्यम से ग्रेन्स की शिपमेंट को अलाउ किया गया, ताकि दुनिया भर को वो अकॉर्डिंगली ग्रेन्स दे पाए यूजिंग दिस इस्तांबुल वाला रूट। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हाँ ये सर ये ब्लैक सी ग्रेन डील आखिर है क्या। चलो ठीक है। अब एक चीज और नोटिस करो, ये डील तो हो गई, पर बाद में क्या हुआ, रशिया को दिक्कत हुई इससे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने मान लिया, बट बाद में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता गया, एंड उस वजह से रशिया ने क्या किया, रशिया ने बंद कर दिया इस डील को मानना। अब देखो दिक्कत हो गई है। अब अगर यहां से यूक्रेन की शिप्स जाएंगी कहीं ना कहीं यहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगी, तो रशिया उनके ऊपर अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो इस चीज का ऑल्टरनेटिव क्या है, यहां से जा रही थी, ये उड़ीसा हो गया, उड़ीसा आप ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पे, तो यहां से जा रही थी। अब दिक्कत क्या होगी, अब दिक्कत होगी कि रशिया ने इस डील को मानने से मना कर दिया। तो अब क्या तरीका है सर, इसका कोई ऑल्टरनेट है, आंसर इज यस, एक ऑल्टरनेट सोचा गया। यहां पर आप नोटिस करोगे ये है कुछ पोर्ट्स, इस्माइल हो गया, रेनी पोर्ट हो गया, ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब यहां पर इन पोर्ट्स के माध्यम से ना हम यहां तक तो सर नहीं पहुंच पाएंगे, टर्की तक वो तो पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो हमने पता क्या किया, हमने यहां पे फोकस किया एक चैनल के ऊपर। क्या है उसका नाम, उसका नाम है सर सुलीना चैनल। एक चीज मैं आपको बताता हूं, यूरोप की ना जो सेकंड रिवर है, सेकंड सबसे बड़ी जो रिवर आपको देखने को मिलेगी वो है डेन्यूब डेल्टा, या डेन्यूब रिवर जो है उसका डेन्यूब डेल्टा आपको देखने को मिल जाएगा। ये डेन्यूब डेल्टा क्या ना, अगर आप नोटिस करोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैनल सुलीना चैनल हो गया, इसके अलावा चिलिया चैनल भी है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको चिलिया चैनल हो गया, सेंट जॉर्ज चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके माध्यम से पता क्या हो रहा है, इन चैनल्स के माध्यम से ये सुनीला चैनल इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, ये जो यूक्रेन वाली जो शिपमेंट्स है ना, ये पहुंच रही है कौन सी कंट्री के अंदर, रोमेनिया के अंदर। समझो इस बात को, रोमेनिया दरअसल में पता क्या है, रोमेनिया नेटो का मेंबर है, रोमेनिया इज अ नेटो मेंबर कंट्री। अब इन चैनल्स के माध्यम से जो सुलीना चैनल की मैं बात कर रहा हूं, ये क्या हुआ, एक ऑल्टरनेटिव रूट हुआ। हम अब ब्लैक सी ग्रेन डील तो खत्म होगी, ब्लैक सी ग्रेन डील के माध्यम से तो हम यहां पे टर्की तक नहीं पहुंचा सकते सामान, कोई दिक्कत नहीं है, सुलीना चैनल के माध्यम से हमने वो पहुंचा दिया रोमेनिया तक। अब रोमेनिया क्या है, नेटो कंट्री। अगर अब रशिया रोमेनिया के ऊपर अटैक करेगा, या रशिया रोमेनिया की जो जो भी ये जो सामान था उसके ऊपर अटैक करेगा, तो क्या होगा, नेटो का आप आर्टिकल 5 प्रिंसिपल जानते हैं, कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है। अगर रोमेनिया के ऊपर रशिया ने अटैक किया, तो अकॉर्डिंगली ऐसा माना जाएगा कि रोमेनिया के ऊपर अटैक नहीं बल्कि सारी नेटो कंट्रीज के ऊपर अटैक किया गया है, एंड अकॉर्डिंगली कलेक्टिव डिफेंस के इस प्रिंसिपल के माध्यम से बाकी कंट्रीज भी रशिया के ऊपर अटैक कर देंगी। तो बेसिकली ना ये सुलीना चैनल वाला जो माध्यम था, इसके माध्यम से हमने रोमेनिया को इन्वॉल्व किया, ताकि ये जो ब्लैक सी ग्रेन डील के माध्यम से जो इश्यूज आए थे, मतलब उसके रुकने की वजह से जो इश्यूज आए थे, वो सुलीना चैनल के माध्यम से, जो कि डुनीब डेल्टा के ऊपर बेस्ड है, वो हम कहीं ना कहीं उसको ओवरपास कर पाए, अब हम अच्छे से सारी चीजें कर पाएंगे। तो सुलीना चैनल अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो कॉन्स्टेंटा नाम है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, रोमेनिया के साथ लिंक्ड है, क्योंकि इसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी ये सारे ना जो यहाँ पे लोकेशन है, इस्माइल हो गया आपका, रेनी हो गया, ठीक है ना, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और इसके पीछे मैंने जो आपको बताए, उड़ीसा हो गया,
क्रोमोर्स्क हो गया, यूसनी हो गया, ये जगह भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहीं से ये पोर्ट्स हैं जो सारे इन्वॉल्व हैं ये शिपिंग के अंदर। क्लियर हुई है बात? ठीक है। पिछले सालों के अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस रही हैं, जैसे कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जैसे ज़ैपोरोजिया हो गया, ये न्यूज में रहा। यहाँ पे ना इनका कारण पता क्या था? कारण बहुत सिंपल सा था कि रशिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे एंड दीज रीजन्स वर इन न्यूज। बाकी मैंने आपको बताया, ठीक है, ज़ैपोरोजिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, राइट। बाकी आप ओडिशा मैंने आपको बता दिया, क्रोनोमोस्ट मैंने आपको बता दिया, राइट। ये इसको तो यूपीएससी ने पूछा भी था। बाकी शर्नोबिल हो गया, बहुत पुरानी बात है बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस ऑल्सो, राइट। इसके अलावा ओडिशा मैंने आपको बता दिया। ये जो सारी लोकेशंस यहाँ पे मार्क्ड है ना, ये वो वाली लोकेशंस हैं जो कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में न्यूज में रही थी, ठीक है। ये खार्किव भी डेफिनेटली न्यूज में रहा था, डोनेट्स्क और लुहांस्क वाला रीजन हो गया, ऑल दोस थिंग्स हैव बीन इन न्यूज। हालांकि थोड़ा पुराना मुद्दा हो गया अब तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस, पर कुछ ना कुछ इसके रिगार्डिंग चलता रहता है। स्पेशली ब्लैक सी ग्रेन डील हो गया एंड आपका सुलना चैनल, ये अपने आप में बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चंस आने वाले साल में हो सकता है कि आपसे पूछे जाए, ठीक है सर। ये एक काफी अच्छा खासा हमें आइडिया लग गया है। ये वाला देखो ना, ये डोनेट्स्क की बात हो रहा है, तो लुहांस्क और डोनेट्स्क ये दोनों आपको रीजन्स पता होने चाहिए, जिनको हम आप कंबाइंड मैनर के अंदर डॉनबास रीजन की भी बात करते हैं, ये वाले रीजन की, राइट। यहां पर आपको ट्रांसनिस्टेरिया ये रीजन का भी आइडिया होना चाहिए। दरअसल में ना मोल्दोवा का जो ये वाला रीजन है, इसको हम ट्रांसनिस्टेरिया के नाम से जानते हैं। क्यों? यहां पर ना न्यूज में इसलिए था ट्रांसनिस्टेरिया रीजन जो आपका मोल्दोवा कंट्री का है, न्यूज में इसलिए था क्योंकि ऐसा डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मोल्दोवा का ये रीजन भी आपका कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए। तो ट्रांसनिस्टेरियन रीजन विद रिगार्ड्स टू मोल्दोवा यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ, ठीक है। बाकी मैंने इसकी मैपिंग आपको करा दी, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज में आपको करवा चुका हूं। ओवरऑल मैंने आपको पूरी इसकी ज्योग्राफी हिस्ट्री जो भी आप कहना चाहो, मैंने आपको इसका एक आइडिया दे दिया है, ठीक है। तो सुलना चैनल आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी एग्जाम के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें आप यहां पे नोटिस कर सकते हो, ठीक है। तो यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? डेन्यूब। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। बाकी ये सारे जो भी आपके पीडीएफ्स के ऊपर, मतलब जो सारे मैप्स है ना, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो मैंने आपको बताया है कि आपको मेरे टेलीग्राम के ऊपर ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। चलो, ट्रांसनिस्टेरिया रीजन मैंने आपको बता दिया, मोल्दोवा का वो वाला हिस्सा है जो कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता था, इस वजह से ये न्यूज में आया था, ठीक है। ये रशिया यूक्रेन वाला हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब एक काम करते हैं, साथ साथ में ना कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करते चलेंगे ताकि थोड़ी रिटेंशन भी अपनी बढ़िया रहे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली पर कहीं ना कहीं हम उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए एग्जाम के अंदर। दैट विल नॉट बी अवर पर्पस। हमारा पर्पस रहेगा कि हाँ, पढ़ो भी, समझो भी एंड उनको इंप्लीमेंट भी करो एग्जाम के अंदर। जैसे अब ये देखो, यहां पूछा गया कि टर्की किन दो सीज के बीच में लोकेटेड है। अब अगर आपने चीजें पढ़ी होंगी ना, दिमाग में होगा यार हाँ, मैं पढ़ रहा था ब्लैक सी के बारे में, मैंने पढ़ा मेडिटेरियन सी के बारे में, मैंने स्टेट्स पढ़ी, बॉस्फोरस स्टेट हो गया, मरमरा सी ऑफ मरमरा हो गया, डार्डनल स्टेट हो गया, एजियन सी हो गया, ये सारे मैंने चीजें पढ़ी, तो बड़े आराम से मैं कह पाऊंगा हाँ सर यहाँ पे आंसर कुछ नहीं है, आपका ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी है। तो डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपको मैपिंग का एक आइडिया होगा ना, दिमाग में अगर पिक्चर क्लियर है कि यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये सुनिया चैनल यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इजी टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, मैंने यहाँ पे आपको इस्तांबुल की लोकेशन भी मैंने आपको समझाई थी, ठीक है सर, ये बात क्लियर हुई। अब यहीं पर एक और आइलैंड आपको पता होना चाहिए, जो है आपका स्नेक आइलैंड के नाम से इसको जाना जाता है। स्नेक आइलैंड हो गया, ठीक है ना, कुछ लोग इसको सिमनी आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो ये इसी आइलैंड का नाम है स्नेक आइलैंड, जिमनी आइलैंड। दरअसल में उड़ीसा के बिल्कुल यहाँ पे पास में आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट का ही कारण एक था कि इस आइलैंड के ऊपर भी हमें दोनों कंट्रीज के बीच में एक लड़ाई देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज ऑल्सो लाइज इन ब्लैक सी, और जैसा मैं आपको कह भी रहा था डेन्यूब डेल्टा के बारे में, तो वो चीज इसके साथ भी यहाँ पे लिंक्ड है। ये रहा आपका जिमनी आइलैंड यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप दिस मेक सेंस, ठीक है। एक और लेक का हमें पता होना चाहिए, लेक टिटिका का, 2-3 बार न्यूज में आई पिछले साल के अंदर। अब देखो हम शिफ्ट हो गए हैं, हो गया रशिया यूक्रेन का क्राइसिस, अब आ रहे हैं अपने साउथ अमेरिका वाली साइड के ऊपर, ठीक है। ये वाला मतलब लेक टिटिका की बात करें, लेक टिटिका आपका आपको साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिल जाती है। यहां पर दो देश है यहाँ पे, ये रहा आपका पेरू और ये रहा आपका बोलीविया। पेरू और बोलीविया के बीच में, ये दोनों देशों के बीच में आपको ये लेक टिटिका देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि दुनिया की सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक है,
प्लस अगर मैं बात करूं, यहां से आप जानते होंगे जो एंडीज माउंटेन है आपकी साउथ अमेरिका के अंदर होती हैं, सिमिलर मैनर में जैसा आपका नॉर्थ अमेरिका में आपकी रॉकीज माउंटेन है, उसी तरह से यहाँ पे एंडीज माउंटेन में स्ट्रेट आपको लेक देखने को मिल जाएगी। एंड दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ अमेरिका। तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, अगर इनका आइडिया होगा तो आराम से क्वेश्चंस कर लोगे। अब एक लोकेशन आपको थेबाइट्स ग्लेशियर की पता होनी चाहिए। जब मैं बात करता हूं ना थेबाइट्स ग्लेशियर की, आपके दिमाग में फटाफट आपको कहां पे आना है, आपको फटाफट दिमाग में आना चाहिए अंटार्कटिका। देखो एक्चुअल में आप नोटिस करो यार कि दुनिया में ना वैसे तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, पर एक आइलैंड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है दैट इज थेबाइट्स ग्लेशियर। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप बोलेंगे सर डूम्सडे का मतलब तो होता है क्यामत का दिन, ठीक है, या क्यामत की रात भी कह सकते हो, या क्यामत का दिन, जो भी आप कहना चाहो। तो डूम्सडे ग्लेशियर ऐसे क्यों बोला जाता है इसको? देखो इसका कारण है, अगर ये ग्लेशियर पिघल गया ना तो उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट होगा वो बहुत बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए इसको डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि आइस पिघल रही है, बहुत तेजी से अगर पिघलेगी तो पूरी दुनिया को उसके रिगार्डिंग खतरा हो सकता है। दैट इज द पॉइंट रिगार्डिंग डूम्सडे ग्लेशियर। तो यहां पर आप देख पाओगे वेस्टर्न अंटार्कटिका के अंदर आपको थेबाइट्स ग्लेशियर देखने को मिल जाएगा। एंड अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो इट विल बी वेरी वेरी डिस्ट्रप्टिव फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, ये हुआ थेबाइट्स ग्लेशियर के बारे में। इसके साथ में अगर मैं चलूँ ना, जैसे यूपीएससी ने 2020 में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में पूछा। अब जैसे देखो यार, अभी हमने ना डन्यूब रिवर पढ़ा, न्यूज में था तो पूछ लिया यूपीएससी ने। इसी तरह से 2020 के अंदर यूपीएससी ने कुछ पूछा आपकी 4 रिवर्स के बारे में, और साथ में उनके सामने थे कि कौन से सी के अंदर ये फॉल करती हैं। देखो कुछ एक रिवर्स तो ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल आप मिस ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, देखो मेकॉन्ग रिवर की, ठीक है ना, यहां पर आप नोटिस कर पाओगे। लेट्स से अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके मेकॉन्ग रिवर की, तो आप रियलाइज करोगे यार ये रही मेकॉन्ग रिवर, ठीक है ना। काफी बार जब हमने इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पढ़ा है, हमने उसके अंदर डिस्कस भी किया हुआ है इसके बारे में, मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन के बारे में, राइट, जिसमें आपका लाओस हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, आपका कंबोडिया हो गया, आपका थाईलैंड हो गया, और आपका वियतनाम हो गया। ये 6 कंट्रीज आप जानते होंगे कि आपकी मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन के अंदर देखने को मिल जाती है। अब यहां पर अगर हम बात करें मेकॉन्ग रिवर की, तो आप नोटिस कर पाओगे ये फ्लो करती करती कहां जा रही है सर, जी जा रही है आपकी साउथ चाइना सी के अंदर। तो ये रिवर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब कहीं ना कहीं चाइना के इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, तो यू मस्ट बी अवेयर कि हाँ यार ये साउथ चाइना सी के अंदर जाती हुई देखने को मिल जाएगी। एंड ओवरऑल अगर आपको एक पिक्चर क्लियर होगी कि हाँ कैसे मूव कर रही है, दैट इज हाउ यू कैन गेस कि हाँ यार ये इस रिवर में जाती होगी। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, जैसे थेम्स की बात करें, ठीक है, ये है आपकी थेम्स रिवर। तो थेम्स रिवर के बारे में जानते होंगे, मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे आपने नमस्ते लंदन देखी होगी, उसमें आप नोटिस करते होंगे कि लंदन से थेम्स रिवर मूव करती है, एंड ये मूव करते करते कहां जाती है, ये आपकी नॉर्थ सी के अंदर जाती है। ये आप यहां पे नोटिस कर पाओगे। अभी थोड़ी देर बाद हम इंग्लिश चैनल के बारे में भी बातचीत करेंगे, आगे एक टॉपिक है वो, दरअसल में इंग्लिश चैनल आपका यहाँ पे यूके और यहाँ पे आपका नीचे फ्रांस, इनके बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आगे आपका स्टेट फॉल भी आ जाती है। तो दिस इज हाउ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। तो ये थेम्स रिवर का भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ में अगर मैं बात करूं वोल्गा रिवर की, ये वोल्गा रिवर तो आपकी वही बात होगी ना, ये क्या है आपका सर, ये कैस्पियन सी की बात हो रही है। तो वोल्गा रिवर आपकी फ्लो करते करते कैस्पियन सी में जाती है। एंड इन अ सिमिलर मैनर जब मैं बात करता हूं आपकी आई थिंक लेक आपकी जैम्बेजी रिवर की, तो जैम्बेजी रिवर आपके मोजाम्बिक चैनल के अंतर्गत जाती है, जो कि इंडियन ओशन में आता है। तो एक बेसिक आइडिया होगा ना, तो आप बड़े आराम से कह पाओगे कि हाँ सर, मेकॉन्ग तो हमने साउथ चाइना सी में देखी, थेम्स का आपने देखा कि कैसे आपके जो नॉर्थ सी हो गया उसमें जाती हुई देखने को मिली है, वोल्गा डेफिनेटली कैस्पियन सी हो गया, एंड जाम्बेजी आपकी इंडियन ओशन में जा रही है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 एंड 4। तो कई बार क्या होता है, आजकल तो यूपीएससी ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, वैसे क्वेश्चंस पूछने लग गया है। तो थोड़ा सा हमें यार काम तो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर ऐसे क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट सही ढंग से करना है। क्लियर हुई बात? ठीक है, थोड़ा और आगे आते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक देखो, आज से हो गए हैं 13-14 महीने हो गए हैं, आई थिंक 15-16 हो गए होंगे। आई थिंक जनवरी की स्टार्टिंग की बात है, जनवरी 2023 की स्टार्टिंग। यहां पर ना हमें एक अर्थक्वेक देखने को मिला, आपका टर्की हो गया, उस रीजन के अंदर स्पेशली टर्की हो गया, सीरिया हो गया, इन दोनों देशों के अंदर एक बहुत बड़ा एक मैसिव लेवल का अर्थक्वेक देखने को मिला
बाद में इंडिया ने भी यहाँ पे अपने लोग भेजे, एनडीआरएफ के लोग हमारे यहाँ पर भी गए थे। ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है ना, कहरामनमरास, ये बार बार न्यूज में आई थी इसी कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक आया था। बाकी आप और भी देख पाओगे, गाजियानटेप हो गया, ठीक है, ये सब चीजें थी सीरिया और आपके टर्की के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। बट दिस मस्ट बी रिमेंबर टू यू, ठीक है। थोड़ा सा ना धनुषकोडी वाला जो रीजन है वो न्यूज में रहता है। धनुषकोडी हो गया, आपका राम सेतु हो गया, ये चीजें थोड़े पिछले साल में न्यूज में रही हैं। एक्चुअल में मैं थोड़ा आपको यहाँ पे मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया की और यहाँ पे बात हो रही है हमारे श्रीलंका की, राइट। यहां पर ना अगर आप नोटिस करोगे राम सेतु को, तो दरअसल में ये कनेक्ट करता है दोनों को, ठीक है। आपको पाक बे के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा, राइट। तो धनुषकोडी ना बिल्कुल इंडिया का आखिरी पॉइंट्स में से एक है, मतलब जब हम कनेक्ट करते हैं इंडिया और श्रीलंका की बात कर रहे हैं उसके अंदर। अब यहाँ पे कई बार बात होती है किस चीज की, ये धनुषकोडी जैसे आप देख पाओगे रामेश्वरम से बिल्कुल पास में आपको धनुषकोडी देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर अकॉर्डिंगली आगे जाके श्रीलंका के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो है विद रिगार्ड्स टू आपके एक सेतुसमुद्रम कैनाल के बारे में, ठीक है ना। देखो अभी तक क्या होता है कि अगर मान लो किसी शिप को अरेबियन सी से यहाँ पे जाना है इधर वाली साइड, तो एग्जिस्टिंग रूट इस तरह से घूम के जाना पड़ता है। पर अगर दोनों के बीच में इस तरह से सेतुसमुद्रम कैनाल बनती है, तो इसके माध्यम से लोग, मतलब जो आपकी शिप्स होंगी वो यहाँ से मूव कर पाएंगी। तो अपने आप में बहुत छोटी है, पर राम सेतु के रिगार्डिंग या एडम ब्रिज के रिगार्डिंग जो कंट्रोवर्सी है वो यही रहती है कि अलग अलग लोग इसके बारे में अपनी अपनी राय देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये नेचुरली क्रिएटेड है, कुछ लोग ज्योग्राफिकल रीजंस देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जैसे हमारी धार्मिक आस्था है तो उसका भी एक पॉइंट होता है। तो ये जो चीज है ना सेतुसमुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट, अपने आप में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में अक्सर रहा है इन्हीं कुछ कारणों की वजह से। ये बात आपको थोड़ा सा एक आइडिया इसका होना चाहिए, जहां पर आपने धनुषकोडी, रामेश्वरम एंड आपकी जो श्रीलंका वाले पल्क वे वाला रीजन है जो बीच में दोनों के हैं, वो रीजन हो गया, बाकी कचथीबू आइलैंड वाला लोकेशन हो गया, ये आपको पता होनी चाहिए। एक जो चीज मैं यहाँ पे आपको और एक्सप्लेन करूंगा वो रहेगा विद रिगार्ड्स टू आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो फेरी सर्विस है, ठीक है। अभी रिसेंटली इसको स्टार्ट किया गया है। यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि इंडिया की तरफ से जो रीजन है वो आपको ये लोकेशन पता होनी चाहिए, नागपट्टिनम। कौन सी लोकेशन है? नागपट्टिनम, इंडिया वाली साइड। एंड उसी तरह से जब मैं बात करता हूं यहां पर आपके श्रीलंका की, तो ये है आपकी कनकेस संथुरई, कनकेस संथुरई, ठीक है। यहां पर क्या है इंडिया का? नागपट्टिनम, राइट। भारत का जो तमिलनाडु वाला रीजन है उसको यहाँ पे फेरी के माध्यम से श्रीलंका के कनकेसुथुरई के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, क्लियर, राइट। आगे थोड़ा और चलते हैं, थोड़ा साहेल रीजन के बारे में चर्चा करते हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ ना साहेल रीजन की, तो साहेल रीजन बहुत बार न्यूज में आता रहता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत तेजी से हमें डेजर्टिफिकेशन की खबरें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर एक कारण और भी था न्यूज में आने का, वो था आपका ऑपरेशन बारखेन। पहले मैं आपको ऑपरेशन बारखेन की थोड़ी स्टोरी समझा देता हूं। दरअसल में क्या हुआ ना, 2013 के अंदर फ्रांस ने यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन को स्टार्ट किया, एंड उसका नाम उस समय ऑपरेशन बारखेन नहीं था, उस समय उसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्वल। फोकस ये था कि साहेल रीजन के अंदर जो आपके अल कायदा के साथ एक्सट्रीमिस्ट जुड़े हुए हैं उनको खत्म करने का। फिर फ्रांस ने इसको थोड़ा एक्सटेंड किया, इसको काउंटर टेररिज्म का एक ऑपरेशन बना दिया, तब उसका नाम हो गया ऑपरेशन बारखेन। अब फ्रांस ने बोला है कि हाँ ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है एक तरह से, तो इस वजह से ये साहेल वाला रीजन न्यूज में था। बाकी एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली रीजन न्यूज में रहता ही रहता है। पर इशू पता क्या है, ये रीजन हो गया, इसके आसपास के कुछ एरियाज हो गया, वहां पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अफ्रीका के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ही हैं, कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस भी करे, पर कुछ और भी नए नए कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक यहाँ पे ना 3 कंट्रीज के बारे में चर्चा करूंगा। कौन सी 3 कंट्रीज? यहां पर आप देख पाओगे माली, नाइजर और यहां पे बुर्किना फासो। ये 3 कंट्रीज का आप नाम ध्यान में रखोगे, कौन सी? माली, नाइजर और बुर्किना फासो, ठीक है। क्यों ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में इसलिए रखना है कि इन्होंने एक मिलकर एक चार्टर साइन किया है जिसका नाम है लिप्टाको गोरमा चार्टर। ये नाम आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, लिप्टाको गोरमा चार्टर का। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो अभी नेटो के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग, आर्टिकल 5 मैंने आपको समझाया था, क्या था वो? कलेक्टिव डिफेंस की बात हो रही थी। इसी तरह से ये तीनों देशों के जो वो है ना, इन तीनों देशों के जो आप कह रहे हो जो लीडर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे मिलकर ना ये लिप्टाको गोरमा चार्टर यहाँ पे साइन किया है कि एक दूसरे की हम यहाँ पे मदद करेंगे।
कल को मान लो कुछ ऐसा होता है कि एक कंट्री के ऊपर कोई सामने वाली कंट्री अटैक करती है, तो हम आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। जैसा नेटो का प्रिंसिपल है, बिल्कुल वैसा ही इन्होंने यहाँ पे फोकस किया है। ठीक है कि एनी अटैक ऑन द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर सिग्नेटरी पार्टीज विल बी कंसिडर्ड एन एग्रेशन अगेंस्ट द अदर पार्टीज। ये है इस चार्टर का असली प्रिंसिपल। तो जहां पर ये तीनों कंट्रीज मिलती हैं, नाइजर, माली और बुर्किना फासो, उसी रीजन को यहाँ पे लिप्टाको गोरमा यहाँ पे बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक यहां पर ना आपको G5 साहेल अलायंस ज्वाइंट फोर्स देखने को मिलती है। एक्चुअल में क्या है ना, ये G5 के अंदर 5 कंट्रीज हुआ करती थी। आपकी ये तीनों कंट्रीज तो है ही है, नाइजर, माली और बुर्किना फासो। इसके अलावा चैड और मोरिशियाना हुआ करता था, जिसको कि फ्रांस के द्वारा सपोर्ट मिलती थी इस ग्रुपिंग को। अब तो नहीं है, पर ये आपको एक आइडिया पता होना चाहिए इन 5 कंट्रीज की इस ग्रुपिंग का। चलो ये बात तो हमें समझ आई कि यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियंस चल रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स, दोज आर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब एक चीज आप और नोटिस करो, हमें जानना है इकोवास के बारे में। इकोवास क्या है? इकोवास स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। दरअसल में क्या है ना, ये 15 कंट्रीज की एक ग्रुपिंग आपको देखने को मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करो, ये जो मैं आपको कंट्रीज बात कर रहा था ना, यहाँ पर आपका बुर्किना फासो हो गया, ठीक है ना, बाकी आप कंट्रीज के इनके नाम यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सारे आपके 15 कंट्रीज के नाम हैं। माली हो गया आपका, आपका नाइजर हो गया, नाइजीरिया, सेनेगल, ये सारे कंट्रीज का इनका नाम है। अब एक ट्रीटी जो आपको ध्यान में रखनी है, ट्रीटी ऑफ लागोस के द्वारा इस इकोवास को बनाया गया था। अब हुआ क्या है ना, इन कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लोकल लेवल पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे। कुछ एक एरियाज के अंदर यहाँ पे अगर मान लो कहीं पे इलेक्शन होते हैं ना, तो पता क्या हुआ, वहां पर अगर सरकार को हटा के, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, अगर मान लो उसको हटा दिया गया, तो उसे दिक्कत पता क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि और उस गद्दी पे जाके बैठ जाता है। तो ये जो 15 कंट्रीज का ग्रुपिंग है ना, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती यार, ऐसे कौन सी क्या क्या हो रहा है कि कोई भी कंट्री अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी बंदा तख्ता पलट करे जा रहा है। तो यहाँ पर इनका फोकस ये रहता है कि एक तो आपस में मिलकर हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करें, साथ में मिलकर काम करें, दैट शुड बी द फोकस। पर यहाँ पर आप नोटिस करो, पिछले सालों के अंदर हमें क्या देखने को मिला है कि इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी देखने को मिली है, जिस वजह से इकोवास ने कोशिश करी है कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर ऐसी कोई दिक्कत आती है, उसको हम इस ग्रुपिंग से सस्पेंड करें। तो ये इकोवास, ट्रीटी ऑफ लागोस, आपका लिप्टाको गोरमा चार्टर, ऑल दीज थिंग्स आर इन सिंक विद ईच अदर। तो ये सारे पॉइंटर्स आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जैसे बात करो, देखो ये यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा, यहां पर आप नोटिस कीजिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भैया हमें ये बता दो कि सेनकाकू आइलैंड जो न्यूज में रहते हैं वो किस वजह से न्यूज में है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है ना प्लेस इन न्यूज के बारे में, वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। इसका एक कारण है, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम इन कंट्रीज के रिगार्डिंग नहीं पढ़ रहे। अगर कल को आपको बुर्किना फासो के अंदर जाके आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करनी है ना, तब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा सारी चार्टर्स को या बाकी सारी चीजों को। पर क्योंकि यहां पर हम इंडिया की डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर इन कॉन्फ्लिक्ट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि इंडिया के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर इतना एक बेसिक आइडिया होगा ना, दैट शुड बी फाइन। ये मत सोचना कि यार मैं पूरा रट लेता हूं कि लिप्टाको गोरमा चार्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो। एग्जाम के लिए उतना ही पढ़िए जितना आपको रिक्वायर्ड है। आधे आधे घंटे के अगर आप एक एक वीडियो देखने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ यार इस चीज के ऊपर देख पाओ, इस चीज के ऊपर मैं ये कर लेता हूं, तो आप कहीं ना कहीं टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ चीजों को पढ़ो, चीजों को समझो एग्जाम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, एंड उसको इतना कर लिया, एंड दैट शुड बी फाइन टू गिव यू +2 मार्क्स इन द एग्जाम। दैट शुड बी द फोकस ना पढ़ने का। अगर आपको वैसे इंटरेस्ट है तो कोई देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आखिरी 20 दिन बचे हैं अब तो। अब इस समय के ऊपर अगर आप ये फोकस करोगे कि हाँ मुझे और डिटेल में जानना है, और डिटेल में जानना है, तो कहीं ना कहीं फिर हम अपनी प्रेपरेशन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। चलो ठीक है, यहां पर बात किसकी हुई? सेनकाकू आइलैंड्स की। देखो दरअसल में जब हम बात करते हैं ना सेनकाकू आइलैंड्स की, तो यहां पर बात किसकी होती है? बात होती है आपके चाइना और जापान की। ये रहे आपके सेनकाकू आइलैंड्स, ठीक है। चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन रहता है, बहुत ही दोनों कंट्रीज क्लेम करती हैं कि यार ये मेरा रीजन है, ये मेरा रीजन है। तो सेनकाकू आइलैंड्स इज वन ऑफ द मेन डिस्प्यूट्स बिटवीन चाइना एंड जापान। जैसे आपका सेनकाकू डिस्प्यूट है, इसी तरह से एक और डिस्प्यूट है जिसको हम बोलते हैं कुरिल आइलैंड्स का। काफी बच्चे ना कंफ्यूज कर जाते हैं सेनकाकू को और कुरिल को। सेनकाकू की जो बात करी वो तो जापान और चाइना की थी, पर जब मैं बात करता हूं कुरिल आइलैंड्स की, यहां चाइना का कोई रोल नहीं है, यहां पर रोल किसका है? आपके रशिया का और आपके जापान का।
दोनों के बीच में ये भी आपके जो कोरल आइलैंड्स है ना, ये डिस्प्यूटेड रीजन आपको देखने को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको और ध्यान में देनी है, सेंकाकू का ही दूसरा नाम है डियाजियो आइलैंड, राइट। तो ये नाम भी आप ध्यान में रख सकते हो। सेंकाकू की जगह वो आपको अगर डियाजियो पूछे तब भी आप यही बोलोगे कि सर ये चाइना और जापान के बीच में ही डिस्प्यूटेड आपको टेरिटरी देखने को मिल जाती है, राइट। ये तो कोरल आइलैंड समझ आ गया, सेंकाकू समझ आ गया। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आते हैं, थोड़े और कुछ टॉपिक्स न्यूज में पढ़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, वहां पर भी उसने सिंपली ये पूछा कि भाई ये कुछ रीजन है जो न्यूज में रहते हैं, उनके सामने ये कंट्रीज हैं, आप हमें ये बता दो कि ये कंट्रीज सही मैच है या नहीं है, बस इतना बता दो, और कुछ नहीं इनको चाहिए। देखो यार, कुछ एक चीजें तो ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल पता ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, आप नोटिस कीजिए किसकी एनाटोलिया क्या, ठीक है। यहाँ पे आप अंकारा भी देख सकते हो, ये कौन सी कंट्री है? अरे अभी तो मैंने बताया था टर्की, ठीक है, जब मैंने बताया था टर्की कैपिटल अंकारा के बारे में, और टर्की की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी इस्तांबुल के बारे में, राइट। तो इस तरह से अगर आपको चीजों को पता होगा, बाकी आप अम्हारा देख सकते हो, ठीक है, मैंने अभी स्टार्टिंग में अम्हारा के बारे में जिक्र किया था जब हम डिस्कशन कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कैमेडालगाडो की, ठीक है ना, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड लास्टली अगर मैं बात करूं, ये तो मोजाम्बिक के अंदर हो गया, ठीक है ना, दिस इन विट कंट्री मोजाम्बिक, राइट। एंड एट द सेम टाइम अगर जो एक और कंट्री थी, एक और लोकेशन कैटलोनिया। अगर आप बार्सिलोना वगैरह के मैचेस देखते हो तो आपको अच्छे से पता होगा, अगर आप फुटबॉल फैन हो, कि आपको स्पेन के अंदर देखने को मिल जाएगा कैटलोनिया वाला रीजन। तो ये सब चीजें न्यूज में आती रहती हैं बार 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 बार, ठीक है ना। तो उन सिटीज का, उनकी लोकेशंस का अगर एक आइडिया रख पाओगे, दैट शुड बी अ ग्रेट थिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब ये एक ऐसी थीम है जो यूपीएससी ने कई बार रिपीट करी है। मैंने वैसे तो आपको देखो ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज तो समझाई थी, अभी मैंने आपको लिखवाई भी थी। तो ये दो तीन बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, दो तीन बार यूपीएससी ने मेडिटेरियन सी के रिगार्डिंग बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेड सी के ऊपर पूछा हुआ है, कैस्पियन सी हो गया। सारी चीजें हमें याद तो नहीं हो सकती, पर एक बेसिक आइडिया जरूर हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं ब्लैक सी की, मैंने आपको क्या बताया था सर? आपने बताया था बुल्गारिया के बारे में, आपने बताया था यूक्रेन के बारे में, आपने बताया था रशिया के बारे में, अब मैंने जॉर्जिया के बारे में आपको बताया था, टर्की के बारे में बताया था, रोमानिया के बारे में बताया था। कहीं पर भी मैंने क्रोएशिया की बात करी नहीं करी सर, बिल्कुल गलत बात है। तो आपका सेकंड तो वैसे गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, एंड आपका आंसर तो वैसे मिल ही चुका है, आपका ऑप्शन नंबर बी 1, 3 एंड 4। पर बाकी भी आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है। जैसे आप नोटिस करो यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे आप और नोटिस कर सकते हो, एड्रियाटिक सी की बात करें तो बिल्कुल आपका टच होता है बॉर्डर अल्बानिया के साथ, बाकी मोंटेनिग्रो हो गया, बोस्निया हो गया, आपका क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली हो गया, इनके साथ यहाँ पे इनका बॉर्डर आपको टच करता हुआ देखने को मिल जाएगा। ब्लैक सी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको कई बार। उसके अलावा अगर हम बात करें कैस्पियन सी की, तो कैस्पियन सी को भी याद करना काफी अपने आप में आसान तरीका है, ठीक है। कैस्पियन सी को कैसे याद कर सकते हैं? कैस्पियन सी के यहाँ पे ना आपको 5 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। तो कौन सी 5 कंट्री? कौन सी 5 कंट्री? इनको आप तारीख के नाम से याद रख सकते हो। क्या है ये तारीख? सर के से आपका हो गया कजाकिस्तान, आई से आपका यहाँ पे नीचे ईरान आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, टी की बात करूं, तो टी से आपका तुर्कमेनिस्तान आ गया। एंड उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूं, आर से आपका आ जाएगा आपका रशिया, एंड ए से आपका आ जाएगा अजरबैजान। इस तरह से आप इन 5 कंट्रीज को याद रख सकते हैं, ठीक है। किसकी कंट्रीज थी ये? आपकी कैस्पियन सी की 5 बॉर्डरिंग कंट्रीज थी, जहां पर मैंने आपको 5 कंट्रीज को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इसके थ्रू अगर आपको कुछ निमोनिक्स बनाने हैं, इनके आप डेफिनेटली निमोनिक्स भी बना सकते हो। तो उसके हिसाब से आप ये बता सकते हो कि हाँ सर, कैस्पियन सी का बॉर्डर कजाकिस्तान के साथ टच होता है, नो डाउट अबाउट इट, जैसा हमने यहाँ पे देखा भी है, ठीक है। साथ ही साथ मेडिटेरियन सी, अब देखो मेडिटेरियन सी को याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना, बहुत सारी कंट्रीज हैं इसमें, आप सारी कंट्रीज तो याद नहीं कर पाओगे। पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, पिछले साल के अंदर ना इसराइल पैलेस्टीन का मुद्दा अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है ना, अभी डिस्कस करेंगे भी उसको। अब यहां पर आप नोटिस करो, ये रहा आपका इसराइल, राइट, इसराइल रहा, बिल्कुल। इसराइल का बॉर्डर टच होता है आपके मेडिटेरियन सी के साथ, ठीक है। दरअसल में थोड़ा अगर मैं आपको यहीं पे बताने की कोशिश करूं, आगे मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। ये आपका वेस्ट बैंक वाला हिस्सा हो गया, यहां पर आपको गाजा पट्टी देखने को मिलती है। अब इसराइल का बॉर्डर तो टच हो गया, इसराइल के ना, मतलब पैलेस्टीन को अगर हम साइड करें, मतलब साइड इन द सेंस की इसराइल पैलेस्टीन को अगर हम
पैलेस्टीन को छोड़ के बाकी और कंट्रीज की अगर हम बात करें तो आप नोटिस करोगे कि एक जॉर्डन, आपका इजिप्ट, आपका लेबनान और आपका सीरिया, ये 4 देश हैं जिनके साथ इसराइल का बॉर्डर टच होता है। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है कि इसराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है। जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान और सीरिया, एक पैलेस्टीन है साथ में, राइट। अब यहां पर अगर मैं नोटिस करूं ना तो आप एक बार नोटिस कर पाओगे यहां पे कि लेबनान का भी, सीरिया का भी, इजिप्ट का भी, इन तीनों देशों का मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर टच होता है। पर जॉर्डन एक ऐसा देश है जो अपने आप में बॉर्डर टच नहीं करता मेडिटेरियन सी के साथ। ये बात आपको डेफिनेटली अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रेड सी की कंट्रीज, आप यहां पे देख पाओगे 6 कंट्रीज के साथ रेड सी का भी बॉर्डर टच होता है, तो उनके नाम भी आप यहां पे देख सकते हो। तो इनके भी आप, मैं तो यही बोलूंगा कि कुछ कुछ चीजों के अगर याद नहीं हो पा रहे हैं, यू कैन ऑलवेज फॉर्म सम निमोनिक्स। जैसे इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। रेड सी का इजिप्ट हो गया, सूडान, यमन, सऊदी अरेबिया, इरित्रिया और जिबूती, इन 6 कंट्रीज के साथ रेड सी का बॉर्डर टच होता है। तो बाय हैविंग नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आई होप आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है ये बात? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट जगह नुसांतरा की हम बात करेंगे। देखो, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता आप जानते होंगे, पर एक्चुअल में ना जकार्ता में बहुत सारे क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, राइट। और क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इस वजह से इंडोनेशिया ने बोला है कि हमारी जो नई कैपिटल है वो कौन सी है, वो आपको यहाँ पर बोर्नियो जो है ना, वहां पे ईस्ट कालीमंतान नुसांतरा, ये उसकी नई कैपिटल है। ठीक है, तो बोर्नियो का नाम भी, ईस्ट कालीमंतान एंड आपका नुसांतरा, ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, इंडोनेशिया की नई कैपिटल के साथ ये लिंक्ड रीजन्स हैं। दैट शुड बी फाइन। ठीक है, बोर्नियो आइलैंड आपको देखने को मिलता है, तो ईस्ट कालीमंतान और आपका नुसांतरा, ये दोनों जगहें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी देखो आए हैं कि कुछ टाउन्स न्यूज में हैं और उनकी कंट्री पूछी गई है। क्यों पूछते हैं सर ऐसी चीजें? अरे जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा वहां पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, अब जैसे एलिपो की बात करूं, एलिपो देखो इतनी बार न्यूज में रहा है, डेफिनेटली इसका तो बिल्कुल सही बात है, सीरिया के अंतर्गत ही है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं ना इराक की, तो इराक में आपका बगदाद हो गया, आपका किरकुक हो गया, आपका मोसूल हो गया, ये कुछ लोकेशंस बार बार न्यूज में आती ही रहती हैं। तो मोसूल और यहाँ पे किरकुक दोनों के बारे में यूपीएससी ने पूछा था, तो ऑल दिस बोथ ऑफ दिस प्लेसेस बिलोंग टू इराक। अफगानिस्तान तो ऑब्वियसली न्यूज में रहा ही है, इवन 2022 का जो पेपर था वहां अफगानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन भी आया था, राइट। तो मजर शरीफ आपका अफगानिस्तान में देखने को मिल जाता है। तो ऐसे करते करते आप बहुत अच्छी खासी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंटरनेशनली वाली तो चीजें हमने काफी सारी देख ली, कि जो चीजें थी कुछ और भी हैं, डोंट वरी। एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही आपको एक जगह का पता होना चाहिए, दैट इज आपका मोरबी ब्रिज। ठीक है, या माचू रिवर। ये बात हो रही है गुजरात की। देखो पिछले साल की नए साल का ही था बात, उस समय यहाँ पर ये जो ब्रिज था गिर गया एंड काफी सारे लोगों की यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इंजरीज बहुत सफर करनी पड़ी थी, राइट। तो ध्यान में रखने वाली बात है कि जो मोरबी ब्रिज की हम बात कर रहे हैं, ये गुजरात के ही मोरबी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। वहां पर आपको जो मचाचू रिवर है, ठीक है, कुछ माचू रिवर भी कहते हैं कुछ लोग, तो उस रिवर के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, तो बाद में ब्रिज गिरने की वजह से उनको ये सारा दुर्घटना फेस करनी पड़ी। तो ये रिवर का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, हम बात किस कर रहे हैं, यहाँ पे गुजरात की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेलारूस की एक आइडिया होना चाहिए, और बेलारूस के अंदर भी ना एक जगह मिस की अगर मैं बात करूं, तो दिस शुड बी समथिंग ऑफ योर प्रायोरिटी। देखो ऐसा कहा जाता है कि यूरोप के अंदर ना हर जगह डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, पर एक ऐसी जगह बोली जाती है जहां पे अब भी डिक्टेटरशिप है। मैं बात कर रहा हूं लुकाशेंको की। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि यूरोप्स लास्ट डिक्टेटर इज हु, लुकाशेंको। तो दरअसल में जब ये न्यूज में था, आपका पूरा बेलारूस वाला इसका बॉर्डर टच होता है रशिया के साथ, आप जानते होंगे। तो इनफैक्ट ना जब रशिया और वहाँ के कुछ मिलिट्री जनरल्स के साथ भी कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो बेलारूस ने काफी मदद करी थी। और ये जो मिस्क सिटी है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि अकॉर्ड्स वगैरह भी साइन हुए हैं मिस्क के अंदर। ठीक है ना, तो दोनों देशों के साथ आपके इसका लिंकेज है, प्लस एट द सेम टाइम ये लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड यूरोपियन कंट्री है, जो कि 2 वॉर वाले नेशन, आपका यूक्रेन और रशिया, उनके साथ यहाँ पे इनका लिंकेज हमें देखने को मिलता है। बाकी अगर मैं बात कर रहा था लुकाशेंको की, तो लुकाशेंको जो है वो कहीं ना कहीं पुतिन जी के काफी करीब है। ठीक है, तो इस वजह से भी ये न्यूज में रहता है बेलारूस की बात, राइट। हाँ जी, एक जो इंपॉर्टेंट और जगह हमें पता होनी चाहिए वो है आपका ड्रेक पैसेज के बारे में।
दरअसल में ना जब मैं आता हूं आपके ड्रेक पैसेज की तरफ, तो इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये नीचे पता क्या है, ये आपका है अंटार्कटिका। ऊपर वाला रीजन कौन सा है? ऊपर आपका रीजन जो देखने को मिलता है वो है आपका साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका का केप ऑफ हॉर्न, ठीक है, केप हॉर्न का जो एरिया है, एंड यहाँ पे आपका अंटार्कटिका, इसके बीच में एक जगह है ड्रेक पैसेज के नाम से। कहते हैं इस ड्रेक पैसेज को पार करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। हालांकि हमारा जो कॉन्टिनेंट्स हैं एंड एट द सेम टाइम अंटार्कटिका, उनके बीच में जो नैरोएस्ट जो पास पैसेज है ना, वो आपका ड्रेक पैसेज ही है। पर इसको क्रॉस करना अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही रफ वाटर भी यहाँ पे माना गया है। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, आपके कोल्ड वाले जो होते हैं, कोल्ड सी वाटर हो गया एंड आपका वार्म सी वाटर, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कोलाइड करता है, एंड जिस वजह से यहाँ पर एडिस का बहुत ही ज्यादा हाई फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये पैसेज अपने आप में पॉइंट हो जाता है। कुछ लोगों ने इसको क्लियर किया है, इसको पास किया है, दैट वाज व्हाई इट वाज इन द न्यूज। तो आप ध्यान में रखना है, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो आपको पैसेज देखने को मिलता है उसको हम बात कर रहे हैं ड्रेक पैसेज। अपने आप में इसको सरकम करना काफी मुश्किल रहता है। ठीक है, ठीक है, ये बात सर क्लियर हुई। ठीक है ना, ये रहा आपका ड्रेक पैसेज, ये आपका इधर साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पर आपका अंटार्कटिका हो गया, उसके बीच में जो रीजन है दैट इज ड्रेक पैसेज। ठीक है सर, दैट इज क्लियर। ठीक है, यहाँ पे आप और भी पिक्चर्स के अंदर इसको देख सकते हो। यस, अब एक और रीजन है वोरुक रीजन। अब ये क्या चीज है सर, वोरुक रीजन? वोरुक रीजन की जब हम बात करते हैं ना, तो ये दो देशों के बीच का फिर से डिस्प्यूटेड रीजन है, आपका किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच। एक्चुअल में होता क्या है ना, कि यहां पर तजाकिस्तान का ना जमाउत्स होते हैं, जैसे यहाँ पे होते नहीं कि डिविजन्स होती हैं, जैसे आपका ब्लॉक लेवल हो गया, इस तरह से जो डिविजन्स होती हैं आपकी, तो जमाउत भी जो थर्ड लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होती है तजाकिस्तान की, उसको जमाउत बोलते हैं। तो जो वोरुक वाला रीजन है ना, जैसे म्यूनिसपैलिटी होती है ना, आप ऐसा मानो जमाउत को, तो लगभग इन दोनों कंट्रीज का 1/3 जो बॉर्डर है अपने आप में डिस्प्यूटेड है। रीजन इसका कहीं ना कहीं यही है कि आप अगर आप नोटिस करो तो टेरिटोरियल क्लेम्स हो गया, पानी का एक्सेस हो गया, यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो वोरुक रीजन तजाकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में, सॉरी किर्गिस्तान और आपका तजाकिस्तान के बीच में इस वजह से कॉन्फ्लिक्टेड रीजन बनता है, कौन सा, वोरुक रीजन। साथ में ही अगर मैं बात करूं लेक बैकाल, आप देख सकते हो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट इस साल के लिए तो वैसे, बट पिछले यूपीएससी एग्जाम्स में इसके बारे में अक्सर पूछा हुआ है। हाँ जी, बात अगर करें हम इक्वाडोर की, तो इक्वाडोर में भी ना एक जो जगह है हमें पता होनी चाहिए, वो है आपके गैलापागोस आइलैंड, राइट। यहां से अगर आप इक्वाडोर, जो मेन लैंड इक्वाडोर वाला है, उसके बिल्कुल अगर आप पास में जाते हो, ये है आपका इक्वाडोर। ठीक है, यहां पर आपको, ठीक है, और कोई अच्छी पिक्चर लेते हैं, हाँ, ये है आपका इक्वाडोर, और यहां पर पैसिफिक ओशन के अंदर आपको एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखने को मिलते हैं जिनका नाम है गैलापागोस आइलैंड। अब ये गैलापागोस आइलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये दरअसल में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अंतर्गत, मतलब 1978 के अंदर यूनेस्को के पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनको बनाया गया था। गैलापागोस क्यों न्यूज में है? गैलापागोस के अलावा अगर मैं बात करूं, आपका इक्वाडोर है। इक्वाडोर इसलिए न्यूज में रहा है क्योंकि यहां पर एक तो आप नोटिस कीजिए, जो सेंगे वॉल्केनो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। क्योंकि देखो वॉल्केनोस वगैरह दुनिया भर में आते हैं, कुछ वॉल्केनोस ऐसे होते हैं जो काफी काफी लंबे टाइम तक वॉल्केनोस चलते रहते हैं। तो सेंगे वॉल्केनो इज वन ऑफ दोज वॉल्केनोस जो इक्वाडोर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम दुनिया भर में पहली कंट्री ऐसी बनी थी जिसने वाइल्ड एनिमल्स को भी राइट्स दिए, तो वो कंट्री कौन सी थी? इक्वाडोर। तो ध्यान रखना है, इक्वाडोर आपकी साउथ अमेरिकन कंट्री है, आपको देखने को मिल जाएगी। और आपको सेंगे वॉल्केनो का भी आइडिया होना चाहिए, एंड प्लस एट द सेम टाइम गैलापागोस आइलैंड का भी आपको आइडिया यहां पे रखना चाहिए, राइट। अब आते हैं थोड़ा इंडियन ओशन वाली साइड। इंडियन ओशन में अगर हम आते हैं ना, तो यहां पर आप नोटिस करोगे, यहां पर आप नोटिस करोगे आपको 5 देशों का यहां पे अच्छे से पता होना चाहिए। एक यहां मैं बात कर रहा हूं सेशल्स की, एक मैं बात कर रहा हूं कोमोरोस की, एक बात कर रहा हूं मेडागास्कर की, चौथा कंट्री आपका मॉरिशियस, और पांचवा आपका है फ्रेंच ला री। दरअसल में ला रीयूनियन आपकी फ्रांस की ही ओवरसीज टेरिटरी है। बहुत सारी टेरिटरीज हैं, वन ऑफ देम हैपेंस टू बी फ्रेंच ला रीयूनियन। अब ये जो 5 देशों की यहाँ पे मैंने आपके सामने बात करी ना, ये पार्ट है किसका? ये पार्ट है आपका आईओसी का, इंडियन ओशियन कमीशन का। ये 5 देश, कल को आपसे ये भी पूछ सकता है कि आईओसी के मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो 5 देशों का ध्यान में आपका नाम होना चाहिए, सेशल्स, कमोरस, मेडागास्कर, मॉरिशस और ला रीयूनियन। तो ये पांचों देश आपस में मिलकर यहाँ पे काम करने की कोशिश करते हैं।
बहुत छोटे छोटे देश हैं, तो आपस में इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करना आपस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन सभी कंट्रीज के लिए बन जाता है। इंडिया के रिश्ते भी यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं इन सभी कंट्री के साथ धीरे धीरे करके और भी बेहतर करने की, राइट। तो ये कुछ आइडिया इनका आपको होना चाहिए। अब एक और चीज, एनएसआर, नॉर्दर्न सी रूट के बारे में समझना है इस मुद्दे को। देखो, अगर आप ये चीज समझो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके यूरोप की। अगर आपको यूरोप को यहाँ पे कनेक्ट करना है आपकी एशिया पैसिफिक की कंट्रीज के साथ, तो अभी नॉर्मली रूट आप कौन सा फॉलो करते हो, ये वाला, जहां पर आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू होते 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 यहाँ पे जाते हो, फिर सुएज कैनाल के थ्रू होते होते यहाँ पे आप पहुंच जाते हो, ठीक है। ये तो रूट जो है ना अपने आप में बहुत लंबा रूट है, ज्यादा समय लगता है, ज्यादा फ्यूल खर्च होता है, प्लस एट द सेम टाइम आप जानते हो यार सुएज कैनाल हो गया, ये अपने आप में बहुत ज्यादा बिजी रूट है, कई बार ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से हमारे जो शिपमेंट्स हैं उनको इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। एवर गिवन नाम की एक जो थी शिप फंस भी गई थी बीच में, तो ये एक दिक्कत वाला चीज है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे पास एक ऑल्टरनेट रूट होना चाहिए। बिल्कुल, उसी ऑल्टरनेट रूट का नाम है नॉर्दर्न सी रूट, एनएसआर। ये वाला जो रूट है ना इस तरह से मूव होता हुआ, दिस इज नोन एज आपका नॉर्दर्न सी रूट। अब समझना, यहां पर ना आपका एक पोर्ट पड़ता है जिसका नाम है मुरमांस्क पोर्ट। कौन सा पोर्ट सर, मुरमांस्क पोर्ट, ठीक है। ये रहा आपका, मैं आपको भी दिखाता हूं, ये रहा आपका मुरमांस्क पोर्ट। यहां से ये स्टार्ट होता है, इस तरह से मूव करता करता आपका ये पूरा कवरेज करता है, दिस इज नॉर्दर्न सी रूट। इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपको बेरेंट सी और कारा सी, ठीक है, एंड वहां से स्टार्ट होता है एंड खत्म होता है आपका बेरिंग स्ट्रेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, मतलब दिस इंक्लूड्स बेरिंग स्ट्रेट ऑल्सो। यहाँ पर आप नोटिस भी कर पाओगे, ये रहा आपका बेरेंट सी हो गया, ठीक है ना, और बाकी लोकेशंस भी आप इसके ऊपर पढ़ सकते हो, ये कारा सी हो गया आपका, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है वो मुरमांस्क पोर्ट का आपको बिल्कुल बिल्कुल आइडिया रखना ही है। तो नॉर्दर्न सी रूट आप ध्यान में रखना कि किस तरह से यूरोप को एशिया पैसिफिक कंट्री के साथ कनेक्ट करने का एक ऑल्टरनेट रूट आपके लिए बन जाता है, ठीक है। बाकी यहीं पे आपको जो कोला सुपरदीप बोर होल है वो भी आपको यहीं पे इसके पास में ही लोकेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कोला पेनिनसुला का भी आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हो, ठीक है सर। तो नॉर्दर्न सी रूट आपने अच्छे से, आई होप आपने मैप कर लिया होगा एंड देख लिया होगा किस तरह से जो एग्जिस्टिंग सी रूट था उसका एक ऑल्टरनेटिव हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ सकते हो इस पीडीएफ के अंतर्गत, बट एक अच्छा सा आइडिया आपको यहाँ पे मिल गया। अब देखो, जैसे नॉर्दर्न सी रूट था, ऐसे ही यूपीएससी ने 2022 में एक लेवांत रीजन के बारे में हमसे पूछा था। दरअसल में जब मैं बात करता हूँ ना लेवांत रीजन की, तो हमें आना होता है कहाँ पे, मेडिटेरियन सी के पास। ये आप नोटिस करिए, ये है आपका मेडिटेरियन सी, मैंने अभी आपको बताया भी था। और मेडिटेरियन सी का कुछ ऐसा हिस्सा है जो कहीं ना कहीं आपके कनेक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। कैसी कनेक्टिविटी, आप यहां पे नोटिस कर पाओगे कि अफ्रीका और आपका यूरेशिया, इनके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है आपका लेवांत रीजन। तो लेवांत रीजन दरअसल में क्या है, आपका जो मेडिटेरियन सी का ईस्टर्न वाला हिस्सा है ना, उसको हम लेवांत रीजन बोलते हैं। तो रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स इज नोन एज लेवांत रीजन। अब कई बच्चों को आइडिया तो था कि सर मेडिटेरियन सी के साथ इसका लिंकेज है, पर वो कंफ्यूज हो गए, क्या हमें ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए या हमें जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखो, अगर आपने इसको मैपिंग पर्सपेक्टिव से अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट कर रखी होगी ना कि हाँ यार ईस्टर वाला रीजन हम बात करते हैं जहाँ पे अफ्रीका को हम कनेक्ट करते हैं आपके यूरेशिया वाले रीजन के साथ, उसको हम बोलते हैं लेवांत वाला रीजन। तो अगर ये आपके दिमाग में इस तरह से पिक्चर्स क्रिएट होंगी तो यू विल फाइंड इट ईजियर टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने इस पीडीएफ के अंदर बहुत बहुत सारे मैप्स आपके लिए लगा रखे हैं, ताकि आपको ना आपकी पिक्टोग्राफी की जो मेमोरी होती है वो स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि कई बार ना यार ऐसे हम पढ़ेंगे कि ये सी इस में घुस रहा है, ये सी इस ओशन में जाके गिर रहा है, या ये रिवर यहाँ पे गिर रही है, तो वो याद करना कई बार मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर हम ऐसे याद रखने लगे कि हाँ यार ये हमारी मेकॉन्ग रिवर थी, ये ऐसे मूव करती करती साउथ चाइना सी के अंदर गई, ऐसे ध्यान में रखना मुश्किल है। पर अगर हमने पिक्चर्स के माध्यम से ऐसे मैप्स बहुत सारे देखे होंगे तो वहां पर एग्जाम के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा आसान बनेगा। तो यही रीजन है कि हर पर्टिकुलर टॉपिक के साथ ना मैं आपको इमेजेस उसकी पक्का लेके आया हूं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इसका आंसर बन गया लेवांत वाले रीजन का। इसके साथ में जो लिथियम ट्राइंगल वाला रीजन है ये न्यूज में रहता है। दरअसल में 3 कंट्रीज हैं यहाँ पे जो लिथियम ट्राइंगल को फॉर्म करती हैं, आपके साउथ अमेरिकन कंट्रीज है तीनों की तीनों।
यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे आपका बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली। बहुत सारे बच्चे याद करते हैं इसको कि सर लिथियम ट्राइंगल के अंदर एबीसी कंट्रीज हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, पर कई बार ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एबीसी को बोलते हैं अर्जेंटीना, ब्राजील और चिली। पर ध्यान रखना, बी का मतलब यहाँ पे ब्राजील बिल्कुल नहीं है, बी का मतलब यहाँ पे आपका बोलीविया है। अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली, दीज थ्री कंट्रीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ लिथियम ट्राइंगल। जैसे ये देखो, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है हमसे 2015 के अंदर कि कौन सी कंट्री मेडिटेरियन सी को ओपन अप नहीं होती। तो बड़े आराम से आप कह सकते हो यार, जो जॉर्डन की बात थी ना, तो जॉर्डन एक लैंडलॉक कंट्री थी। बाकी तो मैंने इसराइल की आपकी बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको समझाई थी, जॉर्डन, इजिप्ट, लिबनान और सीरिया। याद है या नहीं याद है? बिल्कुल सही बात है। तो मैंने बताया था जॉर्डन जैसी कंट्री है जो कि टच नहीं करती मेडिटेरियन सी के साथ, बाकी करती थी। पैलेस्टीन वाला रीजन भी हमने देखा था। तो यू मस्ट हैव एन आइडिया फ्रॉम दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। हाँ जी, आगे आते हैं, कुशियारा रिवर के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कुशियारा रिवर को समझना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि पिछले साल में बहुत सारी बातें हुई हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इस रिवर के रिगार्डिंग। ध्यान से समझो, कुशियारा रिवर आपकी जो बराक रिवर है ना, उसकी हमें एक डिस्ट्रीब्यूटरी देखने को मिलती है। ध्यान रखना, ट्रिब्यूटरी ने मैंने बोला क्या, बराक रिवर की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। कौन डिस्ट्रीब्यूटरी है? आपकी कुशियारा रिवर। दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। प्लस आप नोटिस कर पाओगे कि दोनों देशों के बीच में जो डिस्कशन हुआ है, कैसे एमओयू इसका साइन हुआ है, प्लस भारत का आसाम हो गया, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कुशियारा रिवर पर्सपेक्टिव। अब यहीं पर आप बांग्लादेश की जब हम बात करें ना, तो बांग्लादेश के कुछ एक पोर्ट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे आपको मोंगला पोर्ट का अच्छे से आइडिया होना चाहिए, चिटागोंग पोर्ट का आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। और जब हम बात बांग्लादेश की कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा हमें रोहिंग्यास के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड रुको, ये आगे पीछे होंगे स्लाइड्स, मैं आपको रोहिंग्या का भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से जो रोहिंग्या वाली पॉइंट्स थे वो यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। जस्ट एक सेकंड दो मुझे। जब मैं बात करता हूँ रोहिंग्या वाले रीजन, हाँ इधर आ जाते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करना, यहाँ पर अभी मैंने आपको चिटागोंग पोर्ट के बारे में आपको बताया। ठीक है, कुछ एक और पॉइंट है, ये आइलैंड का आप नाम ध्यान में रखोगे, दिस इज भाषण चार आइलैंड। उसी तरह से ये जगह का नाम है आपका कॉक्स बाजार। क्या इंपॉर्टेंट है दोनों की? देखो, एक्चुअल में ना जो हम बात करते हैं रोहिंग्यास की, तो रोहिंग्यास आपको म्यांमार के रखाइन स्टेट में देखने को मिलते थे। कहाँ पे? रखाइन स्टेट के अंदर। पर दिक्कत ये हुई कि यहाँ पर इनके ऊपर अत्याचार काफी ज्यादा हुआ, ऐसा बताया जाता है। एंड ये मूव करते करते कहाँ पे आगे, कुछ लोग बांग्लादेश में आ गए, कुछ लोग इंडिया में भी आ गए अलग अलग एरियाज के अंदर। तो ये मेजर एक अच्छी खासी प्रपोर्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी कॉक्स बाजार के अंदर। अब बांग्लादेश तो इससे नाराज होगा ही होगा, इतने सारे इलीगली लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो इसने बोला कि हम यहाँ पे ना जो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रोहिंग्यास कहीं ना कहीं उसने अपना होमलैंड छोड़ के आए हैं, वो यहाँ पर कॉक्स बाजार के अंदर आ गए इन द चिटागोंग रीजन ऑफ बांग्लादेश। अब बांग्लादेश ने क्या बोला? बांग्लादेश ने बोला कि हम ना लोगों को यहां से हटाकर कहां डालेंगे? भाषण चार आइलैंड के ऊपर। अब भाषण चार आइलैंड की अगर हम बात करें तो अपने आप में ये जो आइलैंड है वो काफी इश्यूज वाला आइलैंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कि कुछ साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आते हैं, अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आते हैं, इस तरह की चीजें हैं। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है फ्रॉम द कॉक्स बाजार टू भाषण चार। तो कॉक्स बाजार, चिटागोंग और बाकी इश्यूज भी आपको पता होने चाहिए जो मैंने आपको इसके साथ लिंक बताए। तो चाहे भाषण चार हो गया या कॉक्स बाजार हो गया, इन दोनों का आपको आइडिया बहुत अच्छे से होना ही होना चाहिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रोहिंग्या, इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार रिलेशनशिप। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूके की रवांडा पॉलिसी के बारे में। देखो, बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं क्रॉस करके, माइग्रेंट्स ऐसे होते हैं जो यूके जाने की कोशिश करते हैं। पर यूके की पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ पास किया गया रवांडा पॉलिसी के नाम से, ताकि माइग्रेंट्स को ना रोका जा पाए, ताकि वो ऐसे इलीगली क्रॉस ना करें। तो कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग इलीगली क्रॉस करते हैं फिर असाइलम सीख करते हैं। तो यूके ने ना अपनी रवांडा पॉलिसी के माध्यम से माइग्रेंट्स को रोकने के लिए कि वो इंग्लिश चैनल क्रॉस ना करें, कि उनको हम कहीं ना कहीं रवांडा भेज देंगे, ये सोचते हुए यूके ने रवांडा पॉलिसी बनाई है। अब इंग्लिश चैनल का जिक्र मैंने पहले भी किया था। अब यहाँ पे आप समझो, दिस इज इंग्लिश चैनल
विच इज लोकेटेड बिटवीन यूके एंड आपका फ्रांस। बहुत सारे लोग इसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर काफी सारे लोगों की डेथ भी देखने को मिली है जो कि इलीगली बोट के माध्यम से इस इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशियन देखने को मिल जाएगा। फिर आगे ये जाते जाते कनेक्ट होता है किसके साथ? नॉर्थ सी के साथ। अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हो, मैंने थेम्स के बारे में बताया था आपको, राइट? वो नॉर्थ सी में फ्लो करती हुई जाती है। इंपॉर्टेंट बात, और देयर इज स्टेट ऑफ डॉवर। दिस इज वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट्स एक्चुअली। तो ये भी आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, नॉर्थ सी के सदर्न साइड के साथ कैसे इंग्लिश चैनल कनेक्ट करता है एंड आगे जाके वो आपके अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्टेड रहता है। दिस इज विद रिगार्ड्स टू इंग्लिश चैनल एंड यूके की रवांडा पॉलिसी। आगे आते हैं, ये है दरअसल में रवांडा, आपको देखने को मिल जाएगा इन अफ्रीका। और आओ आगे, और कुछ टॉपिक्स हम देख लेंगे। देखो, एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना वो है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखो, पिछले साल G20 हुआ भारत के अंदर, सितंबर के मंथ में हमें G20 देखने को मिला। अब वहां पे एक मेजर आउटकम था IMEC कॉरिडोर। अब इसके माध्यम से ना हम इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं यूरोप के साथ एंड आगे फिर यूएसए के साथ भी। तो यूएसए भी दरअसल में इसका पार्ट है, पर यहां पर कुछ लोकेशंस आपके सामने मार्क्ड है। ये हर एक लोकेशन को इसकी कंट्री के साथ आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के ना, इवन जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल है, ठीक है ना, उसके अलावा आपका गुजरात के भी आपके पोर्ट्स हैं, उनको कनेक्ट किया जाएगा यूएई के जबल अली पोर्ट के साथ। बहुत 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 फेमस पोर्ट है जबल अली, ध्यान रखना। जबल अली पोर्ट आपको कहां देखने को मिलेगा? यूएई के अंदर। उसके अलावा अल गुआइफत, ये भी आपको यूएई के अंदर। फिर हरद आपका सऊदी अरेबिया के साथ हो गया, रियाद हो गया सऊदी अरेबिया के साथ, अल हदीहा भी आपका सऊदी अरेबिया। पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो पोर्ट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए वो है आपको हाइफा पोर्ट, इसराइल के अंदर। ठीक है, अदानी पोर्ट्स भी यहाँ पे हैं, मतलब थोड़ा काम कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग ही, उनके कंट्रोल में भी है ये। एंड फिर आगे जाके अगर आप नोटिस करोगे तो पिराइस जो पोर्ट है वो आपको ग्रीस के अंदर देखने को मिल रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो आपको पता होना चाहिए कैसे ये जो IMEC प्रोजेक्ट हमने फॉर्म कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग काम चल रहा है। इससे कहीं ना कहीं आप नोटिस करो कि कितने आसानी से हम यहाँ पर अपने जो भी शिपमेंट होती है उसको यूरोप के साथ आगे यूएसए के तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ना देखो ईरान की कोई बात नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे सर चाबार पोर्ट कहाँ गया? वो चाबार पोर्ट एक अलग मुद्दा है, वो तो मतलब मेजरली आप नोटिस करोगे अफगानिस्तान के साथ हमें हेल्प कर रहा था। पर यहाँ पर हम इंडिया से मिडल ईस्ट, फिर आगे कहीं ना कहीं आके यूरोप के साथ यहाँ पे कनेक्टिविटी इंप्रूव हमारी हो रही है। तो ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। जबल अली इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइफा इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुई है बात? ठीक है, और आते हैं आगे। पांतानाल वेटलैंड्स भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। दरअसल में जब हम बात करते हैं ना पांतानाल वेटलैंड्स की, तो हमें ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा जो ट्रॉपिकल वेटलैंड है वो आपको पांतानाल वेटलैंड ही देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका के अंदर। यहाँ पर आप देख पाओगे बोलीविया, पैराग्वे एंड आपका ब्राजील, इन देशों के अंदर मेजरली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे पांतानाल वेटलैंड। ठीक है ना? और न्यूज़ में इसलिए रहते हैं क्योंकि बहुत मैसिव लेवल के ऊपर यहाँ पे इश्यूज फेस होते हैं इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो पांतानाल वेटलैंड्स उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हाँ जी, कुछ एक छोटे छोटे पोर्ट्स हैं। ये पोर्ट्स की अगर आप कंट्रीज याद रख लोगे ना, दैट शुड बी फाइन। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पर जैसे ओमान की बात करेंगे तो ओमान में ना आपको यहाँ पे पोर्ट ऑफ दुकम देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्वादर पोर्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर साथ साथ मैंने अरान का यहाँ पे चाबार पोर्ट भी आपको समझाया था। पोर्ट ऑफ मनामा आप देख पाओगे बहरीन के अंदर। उसी तरह से यहाँ पे पोर्ट ऑफ दुकम है, ये ओमान के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया की जो मैरीटाइम स्ट्रेटजी है, चाइना का तो आप जानते ही हो, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से कहीं ना कहीं इंडिया को इनसर्कल किया जा रहा है। तो भारत भी कोशिश कर रहा है इंडियन ओशियन के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने की। उसी के अंदर एक हमें ये इंपॉर्टेंट एडिशन देखने को मिलती है पोर्ट ऑफ दुकम के थ्रू। साथ में गल्फ ऑफ गिनी की आप लोकेशन देख पाओगे कि गल्फ ऑफ गिनी यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशन में देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको वोल्टा और नाइगर रिवर्स फॉल होती हुई देखने को मिल जाएगी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज है यहाँ पे, उनको भी आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर नोटिस कर पाओगे। हाँ जी, एक और कॉन्फ्लिक्ट रीजन, अर्मेनिया और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट। दरअसल में ना अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नगोर्नो काराबाख रीजन है, और ये अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन है नगोर्नो काराबाख। दरअसल में है क्या ना, आप एक नोटिस करो, यहाँ पर जो लोग रहते हैं अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है नगोर्नो काराबाख, लोग का जो एथनिसिटी है वो अर्मेनिया के साथ मिलती है। तो यहाँ पर ना एक्चुअल में
कि कंट्रोल कैसे होगा, किसका होगा, वहां के लोगों का होगा, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं द्वंद रहता है। तो बहुत बार मल्टीपल टाइम्स इनके बीच में झगड़ा भी हुआ है। अब पिछले साल क्या हुआ ना, अजरबैजान ने इनके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किए इस रीजन के ऊपर। तो जो अर्मेनियन लोग थे जो यहाँ पर इस रीजन में रहते हैं, वो यहां से कोशिश करी उन्होंने अर्मेनिया के अंदर वापस जाने की। तो वहां पर एक कॉरिडोर हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है लाचिन कॉरिडोर। ये लाचिन कॉरिडोर क्या है, जो नगोर्नो काराबाख रीजन है उसको कनेक्ट करता है टू द जो मेनलैंड अर्मेनिया वाला पार्ट है, दैट इज थ्रू लाचिन कॉरिडोर। तो दिस लाचिन कॉरिडोर बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। उसी तरह से येरेवन लोकेशन भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये भी आपको अर्मेनिया के अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी नगोर्नो काराबाख तो आप जानते होंगे, अब तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है, ठीक है ना, बार बार इसके रिगार्डिंग डिस्कशन होती भी रहती है। ठीक है, इसके अलावा देखो कुछ छोटे छोटे वॉल्केनोज हैं हमें जिनका आइडिया होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं अनक क्राकातू वॉल्केनो की, ये आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, अनक क्राकेतु जो आपका वॉल्केनो है ये आपको इंडोनेशिया में जो सुंडा स्टेट है वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। कुछ और मेजर वॉल्केनोज के नाम, जैसे आपका माउंट मेरापी। माउंट मेरापी डेफिनेटली आपको पता होगा, ये भी आपका इंडोनेशिया का ही मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, आपको इंडोनेशिया में ही माउंट मेरापी वॉल्केनो देखने को मिल जाएगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हेलमंड रिवर। ये जो रिवर है ना, ये ईरान और अफगानिस्तान दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूटेड रिवर है। ठीक है, यहां पर आप इस पिक्चर के अंदर आप नोटिस करो, ये है आपकी हेलमंड रिवर, ये अफगानिस्तान और ये रहा आपका ईरान। दोनों देशों के बीच में काफी डिस्प्यूट का रीजन बनी हुई है, पानी वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग भी, एंड अदरवाइज भी ये रिवर काफी डिस्प्यूट में रहती है बिटवीन ईरान एंड अफगानिस्तान। राफा क्रॉसिंग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इसराइल पैलेस्टीन का मुद्दा मैंने आपको समझाया ही है, राइट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपको हाइफा पोर्ट के बारे में समझाया आईएमईसी प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर आप डेड सी की लोकेशन देख सकते हो, ये आपका वेस्ट बैंक वाला रीजन हो गया, ये हो गया आपका गाजा पट्टी। अब पिछले साल आप जानते हो कि हमास ने जो अटैक किया, फिर बाद में इसराइल के द्वारा रिटेलिएट किया गया यहाँ पे हमास के ऊपर। तो यहाँ पर ना एक इजिप्ट के द्वारा कंट्रोल्ड एक क्रॉसिंग है जिसका नाम है राफा क्रॉसिंग। अब आप नोटिस कर रहे हो यार, देखो कि इसराइल काफी ज्यादा अटैक्स कर रहा है अब आज के समय, तो उनका तो कहना है कि हम हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, राइट। तो ये राफा जो क्रॉसिंग है ना, इसके माध्यम से डिफरेंट जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं इनटू इजिप्ट। ठीक है, तो बेसिकली एक क्रॉसिंग पॉइंट है ताकि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड की जा पाए। जो पैलेस्टीन का रीजन है, स्पेशली मैं गाजा पट्टी की बात कर रहा हूँ उसके अंदर, पर कंट्रोल इसके ऊपर किसके आता है, इजिप्ट का आता है। तो ये वाली लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ राफा क्रॉसिंग। बाकी इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल तल अवीव की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। बॉर्डरिंग कंट्रीज में आपको बता चुका हूँ, इजिप्ट हो गया आपका, जॉर्डन हो गया आपका, सीरिया हो गया आपका, लेबनान हो गया, एंड ये पैलेस्टीन वाला रीजन है, ये तो आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी आ जाता है। साथ में ही अगर आप और देखना चाहो, ये रहा आपका राफा क्रॉसिंग यहाँ पे, राइट। हाँ जी, एक और आइलैंड्स का नाम आपको पता होना चाहिए, मैक्वेर आइलैंड्स। दरअसल में मैक्वेर आइलैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट आपको यहाँ पे आपको तस्मानिया देखने को मिलेगा, एंड उसी के नीचे यहाँ पे पैसिफिक ओशन के अंदर आपको मैक्वेर आइलैंड देखने को मिल जाएंगे। क्यों ये इंपॉर्टेंट है न्यूज़ के अंदर, क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया है ना, वो मैरीन पार्क हो गया एंड आपका जो मैक्वेर आइलैंड के आसपास का जो रीजन है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। तो दैट वाज व्हाई मैक्वेर आइलैंड वर इन न्यूज़। इसके अलावा रियासी डिस्ट्रिक्ट आप जानते होंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर लिथियम का हमें देखने को मिला, लिथियम के कुछ रिसोर्सेस अभी के लिए फाइंड किए गए हैं। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट इज इन वेयर, इन जम्मू कश्मीर। इसके अलावा शैनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये आपका पंजाब और हिमाचल के बीच में एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। दरअसल में ऐसा बोला गया था कि 99 ईयर्स की लीज के ऊपर दिया गया था ये शैनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। है कहाँ पे, आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट है ना हिमाचल के अंदर, वहां पर है। अभी आजकल तो इलेक्शन है मंडी में, ठीक है ना, बहुत ही फेमस इलेक्शन है वहाँ पे, विक्रमादित्य सिंह और एक बहुत फेमस एक्टर है, ठीक है ना, उनके बीच में। तो वहां पे ये प्रोजेक्ट है शैनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब हुआ क्या था कि आज से 99 ईयर्स पहले ना ये दिया गया था, मतलब उस टाइम तो देखो पंजाब और हिमाचल एक ही थे, ठीक है ना। तो अब 99 ईयर उसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब पंजाब छोड़ने को राजी नहीं है, वो बोलेगा कि नहीं हम ही इसको देखेंगे सारी चीजें। पर अब क्या इसका आगे मसला होता है, दैट इज समथिंग टू बी सीन। पर हमें लोकेशन के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि हाँ यार ये शैनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट लोकेशन जोगिंदरनगर, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है, दिस इज ऑन उल रिवर, जो कि क्या है, ब्यास रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से नदी के ऊपर ये है।
बाकी पैंगोंग त्सो लेक के बारे में आप जानते होंगे। यहाँ पर आप थोड़ा जम्मू कश्मीर की तरफ हम चलते हैं। देखो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है, इसमें तो कोई डाउट की बात है नहीं। पर जब हम बात करते हैं ना, देखो कुछ एरियाज की जो इलीगली ऑक्युपाइड है, अक्साई चिन वाला रीजन आप जानते होंगे। अब यहाँ पर आपको पैंगोंग त्सो लेक आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ एक हिस्सा आपका चाइना की साइड है, कुछ एक हिस्सा इंडिया के कंट्रोल के अंदर है। अब जब पैंगोंग त्सो लेक की बात करते हैं तो ध्यान रखना ये एक फ्रेश वाटर लेक नहीं है, दिस इज अ ब्रैकिश वाटर लेक। प्लस ये एक एंडोरिक लेक है। एंडोरिक लेक का मतलब है आपका लैंड लॉक्ड आपको लेक देखने को मिल जाएगी, आगे जाके किसी और पानी के अंदर नहीं मिलती है, राइट। तो पैंगोंग त्सो लेक के अंदर उसके आसपास के रीजन्स के अंदर चाइना बहुत सारी कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर पाए। तो दैट इज समथिंग बोथ कंट्रीज आर डूइंग। बाकी आप नोटिस करोगे कि भारत ने भी इसके लिए जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसको हम रन कर रहे हैं चाइना के बॉर्डर्स के अक्रॉस, ताकि वहाँ पर जो विलेजेस हैं वहाँ पर अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन हम कर पाएँ, वहाँ के लोकल लोगों को अच्छा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाएँ, अच्छा पानी की फैसिलिटीज़, अच्छे रोजगार की फैसिलिटीज़ एंड टूरिज्म हम प्रमोट कर पाएँ, ताकि वो जो विलेजेस है ना वो कहीं ना कहीं हमारी आर्म फोर्सेस के लिए आईज एंड ईयर्स की तरह काम कर पाए। तो उसके लिए हमने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अब ऐसा ही एक प्रोग्राम आप जानते हो जो आपका चाइना भी रन करता है, राइट। तो उसका भी नाम आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, राइट। ठीक है, आगे आते हैं। ये तो समझ आया पैंगोंग त्सो लेक के बारे में। आगे फुकुशिमा के बारे में हमें एक आइडिया होना चाहिए। देखो एक्चुअली में फुकुशिमा आपको जापान के अंदर देखने को मिल जाएगा। जापान की जब मैं बात करता हूँ तो आप जानते होंगे जापान के अंदर आपको टोटल 4 आइलैंड मतलब ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। एक आपका होकाइडो हो गया, होन्शु हो गया, आपका शिकोकू हो गया एंड आपका क्योशु। होन्शु ऑब्वियसली सबसे बड़ा है एंड यहीं पर ना आपको यहाँ पे हमें फुकुशिमा आपको देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल में क्या हुआ था ना, फुकुशिमा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर बहुत साल पहले इश्यूज हमें देखने को मिले थे, राइट। लगभग 30 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। मतलब नहीं, अगले 30 साल के लिए मतलब वो पानी रिलीज करेगा। तो जो डिजास्टर हुआ था, आप नोटिस करो जब भी कुछ ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी इश्यूज आते हैं तो उसका इंपैक्ट उस पूरे रीजन के ऊपर आता है। तो यहाँ पर जापान ने क्या बोला है ना कि अब वो जो पानी था उसको धीरे धीरे करके वो रिलीज करेगा। अब बहुत सारे लोग कंसर्न में आ चुके हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आसपास का जो इक्वेटिक रीजन है वो खराब हो जाएगा, राइट। क्योंकि आप नोटिस करो ना, यहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हो गया, ट्रीटियम, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हाइड्रोजन के, ठीक है ना, वो सब कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलीज होंगे तो उससे दिक्कत बड़ी आएगी। पर जापान का ऐसा बोलना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जो भी हैं पानी उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के माध्यम से ही, प्रॉपर उस पानी को ट्रीट करके ही हम उसको रिलीज कर रहे हैं। पिछले कई सालों से ना जापान ने ऐसे पानी को स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। ये जो आपका वेस्ट वाटर आपको देखने को मिला था फ्रॉम द फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट, राइट, इनटू द पैसिफिक ओशन में वो पानी अब इसको रिलीज कर रहा है। तो इसकी लोकेशन आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए फुकुशिमा की। उसी तरह से आपको एक युकांटन पेनिनसुला आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको पेनिनसुला देखने को मिलता है मेक्सिको के अंदर, दिस इज युकांटन पेनिनसुला। अब इसकी यूं डिस्कशन न्यूज में है। इसकी डिस्कशन इसलिए न्यूज में है क्योंकि यहाँ पर ना एक बहुत ही बड़ा सिंक होल यहाँ पे हमने डिस्कवर किया है युकांटन पेनिनसुला के अंदर। अब आप पूछेंगे सर ये सिंक होल नाम की चीज क्या होती है। सिंक होल एक डिप्रेशन को कहते हैं, एक होल होता है ना, गड्ढा जिसको आप बोल सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा गड्ढा यहाँ पे डिस्कवर हुआ है आपके मेक्सिको के अंदर। तो दिस इज युकांटन पेनिनसुला। उसके साथ ही बटगाय का क्रेटर, ये जो आपका बटगाय का क्रेटर है, क्रेटर भी आपका एक गड्ढा ही होता है, ठीक है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा आपके रशिया के अंदर, ठीक है। थोड़ा लोकेशन से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक हाँ, ये आपका रशिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए, यहाँ पर हमें ना पर्मा फ्रॉस्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पर्मा फ्रॉस्ट एक ऐसे रीजन को कहते हैं जो कम से कम 2 साल के लिए कहीं ना कहीं फ्रोजन हो, यानी कि उसका जो टेम्परेचर हो वो 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होना चाहिए फॉर 2 और मोर कंसेक्यूटिव ईयर्स। ऐसे रीजन को हम बोलते हैं पर्मा फ्रॉस्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, थॉइंग हो रही है। थॉइंग मतलब आपका बर्फ का पिघलना, राइट। एंड उस वजह से बटगाय का क्रेटर जो है, जो कि लार्जेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर हमें देखने को मिलेगा, वो काफी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है क्योंकि बर्फ पिघल रही है ना, इसलिए ध्यान रखना। यहाँ पे हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, वो आपका रशिया न्यूज में देखने को मिल जाएगा। बाकी कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं। कोकोस आइलैंड की बात करें तो आपको ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको कीलिंग आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। डिटेल में नहीं पढ़ना है इनको, एक बेसिक आइडिया बस रखना है ताकि मैं आपको सारे टॉपिक्स आपको करवा दूं। इसके साथ ही कास्ट प्लेट्यू की बात करें, देखो कास्ट प्लेट्यू यहाँ पर ही है। यहाँ पे ऐसा मत चल जाना कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह चले गए, ये महाराष्ट्र की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत लोग घूमने भी जाते हैं कास्ट प्लेट्यू के अंदर, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है।
तो कास प्लेट्यू महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो सतारा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से न्यूज़ में रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस की आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी देखो बात करें किलाउ वॉल्केनो की, ये आपको हवाई के अंदर देखने को मिल जाएगा। हवाई की आप लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज किलाउ शील्ड वॉल्केनो इन हवाईन आइलैंड्स, ठीक है। ये आपका हवाई आइलैंड आपको देखने को मिल जाता है इन पैसिफिक ओशन। बाकी देखो बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक्चुअली में आप जानते हो जो गिर नेशनल पार्क है वहां पर हमारे जो एशियाटिक लायंस आपको देखने को मिलते हैं, तो उनमें से कुछ को ना बोला गया है कि इनको कुछ को शिफ्ट किया जाएगा कहाँ पे, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये कहाँ पर है, अरे ये भी गुजरात में ही है, वहां से ना बल्कि 15 किलोमीटर दूर ही है आपके पोरबंदर गुजरात से। तो वहां पर ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। यहाँ पर इनको बात चल रही है कि उनको वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ पर मालधारी कम्युनिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो एशियाटिक लायन की कंजर्वेशन के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप का रोल रहा है, वो आपके मालधारी कम्युनिटी ही है। तो मालधारी कम्युनिटी को भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। बाकी इस तरह से इनको यहाँ पे शिफ्ट करने की यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात है इन बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात। हाँ जी, अब देखो पिछले साल पता क्या हुआ, आप लोग जानते हो रामसर वेटलैंड साइट्स के बारे में। हर साल 2 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रामसर डे के नाम के ऊपर, या फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम के ऊपर। हुआ क्या था, 1971 के अंदर ईरान की एक सिटी है रामसर, वहाँ पर हमने कोशिश करी कि वेटलैंड्स को कंजर्व करना अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर साल कोशिश करी जाती है कुछ ना कुछ वेटलैंड्स को ऐड ऑन करने की। तो पिछले साल ना ये 5 आप वेटलैंड्स देख सकते हो, इनको ऐड ऑन किया गया भारत के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कराईवती बर्ड सेंचुरी, ये आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा ना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये आपको ना नीलगिरीज के अंदर आपको शोला फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी आपके रामसर साइट्स के अंदर ऐड हुए हैं। उसके अलावा अगनाशिनी एस्चुरी हो गया, जो कि आपको कर्नाटका के अंदर देखने को मिल जाएगी। अनकसमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, ये भी आपको कर्नाटका के अंदर देखने को मिलता है। मंगाड़ी करे कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाएगा। मोस्टली आप नोटिस करो ये वेस्टर्न घाट की ज्यादातर आपको साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। तो दीज 5 वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुरानी देखो अगर कोई वेटलैंड्स न्यूज में होंगी या रामसर साइट्स न्यूज में होंगी तो हमें पता होनी चाहिए, बट ये 5 तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। इसके अलावा देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। स्वेज कैनाल हो गया, ये आप देख सकते हो स्वेज कैनाल का रूट आप डेफिनेटली देख सकते हो कि कैसे यहाँ से आप मूव करते करते स्वेज कैनाल के थ्रू आप जाते हो। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस ऑलरेडी। बाकी देखो डियागो गार्सिया की बात करें, डियागो गार्सिया दरअसल में ना इंडियन ओशन के अंदर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग टेरिटरी है। यहाँ पर अगर आपको नोटिस कर पाओगे, ये रहा आपका डियागो गार्सिया। यहाँ पर आपको एक कंट्री देखने को मिल रही होगी मॉरिशियस। दरअसल में ऐसा माना जाता है कि डियागो गार्सिया जो है या जो शागोस आर्किपेलागोस है यहाँ पे, वो दरअसल में मॉरिशियस का ही पार्ट है। पर होता क्या है ना, ये कंट्रोल में आज भी किसके हैं, आज भी कंट्रोल में दरअसल में है ये यूके के कंट्रोल में। पर यूके ने अपने दोस्त यूएसए को यहाँ पे दे रखा है। तो यूएसए का वन ऑफ द लार्जेस्ट जो मिलिट्री बेस है वो आपको डियागो गार्सिया में देखने को मिल जाता है। लोकेशन पर्सपेक्टिव से शागोस आर्किपेलागोस एंड आपका जो उसी का पार्ट जो आपको डियागो गार्सिया देखने को मिलता है। ये पता होना चाहिए कि दिस इज एन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। आज के समय कंट्रोल में किसके हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, मतलब उनका एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री बेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से दरवाजा गैस क्रेटर या जिसको डोर टू हेल भी बोलते हैं, ये दरअसल में हम बात करते हैं किसकी, आपकी तुर्कमेनिस्तान की। तो इस तरह से देखो, आप देखो नरक का रास्ता इसको बोला जाता है क्योंकि बहुत लंबे टाइम से इस तरह से बर्न हो जा रहा है। तो दिस प्लेस हैपेंस टू बी इन तुर्कमेनिस्तान, दरवाजा गैस क्रेटर। 1 कंट्री 2 सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पर हमें जाना होगा चाइना के अंदर। चाइना के अंदर क्या होता है ना, चाइना कंट्री तो एक है ना, पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आपके जो रीजन्स होते हैं, आपका हांगकांग हो गया एंड उसके अलावा मकाऊ हो गया। हांगकांग और मकाऊ वहां पर सिस्टम बहुत अलग चलता है। हांगकांग आप जानते हो पहले आपका इंग्लैंड यूके की बेसिकली टेरिटरी रही है, वहां पे उनका कंट्रोल रहा है। मकाऊ में पोर्टुगीज का रहा है। तो वहां पर जो सिस्टम वर्क करता है ना, अपने आप में बहुत डिफरेंट सिस्टम रहा है। तो एक बेसिक लॉ के माध्यम से हुआ क्या है ना कि कंट्री एक ही है, पर यहाँ पर उनकी जो करेंसी होगा, जो लॉज वगैरह उनके ऊपर इंप्लीमेंट होंगे, वो काफी डिफरेंट रहते हैं। तो इसी चीज को 1 कंट्री 2 सिस्टम के हम नाम जानते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना। इसके अलावा फ्रेंड शोरिंग का कॉन्सेप्ट, फ्रेंड शोरिंग का कॉन्सेप्ट ना एक्चुअली में क्या हुआ, शोरिंग आप समझते होंगे। एक्चुअली फ्रेंड शोरिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लो मुझे कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। अब या तो मैं चाइना में प्रोड्यूस करवा लूं, या मैं ऐसा करूं कुछ मुझे प्रोड्यूस कराना है ना तो मैं अपने दोस्त से करवाऊं। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों,
क्योंकि आप नोटिस करो, जैसे यूएसए की बात करें, अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट देना है तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दे दे, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अपने किसी दोस्त को कॉन्ट्रैक्ट दे, क्योंकि कल को अगर कुछ भी इश्यूज आते हैं तो भाई हमने अलाई के साथ अपने वो किया है ना, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, हमारी सप्लाई चेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी को हम अलाई शोरिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, कि रेदर देन गिविंग एनी ऑफ माई प्रोजेक्ट्स या फिर अपना जो भी वर्क है मुझे अगर आउटसोर्स करना है, तो रेदर देन गिविंग इट टू चाइना या इस तरह की कंट्रीज, हम अपने किसी दोस्त को उसको देंगे। दैट इज नोन एज फ्रेंड शोरिंग या एलाई शोरिंग का कॉन्सेप्ट। बाकी भाषण चार, कॉक्स बाजार, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। इसके अलावा ना कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हुए हैं पिछले साल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल इजराइल पैलेस्टीन का जब मुद्दा हुआ तब हमने अपने लोगों को वहां से निकाला अंडर द नेम ऑफ ऑपरेशन अजय। उसके अलावा देखो, अभी हमने डिस्कस किया था ना, मैंने आपको एक लोकेशन बताई थी, आई थिंक कहरामन मराज करके एक जगह थी, जहां मैंने बताया था कि टर्की और सीरिया के अंदर यहाँ पे आपको अर्थक्वेक देखने को मिला था, तो वहां पर हमने रन किया ऑपरेशन दोस्त। उसके अलावा यूक्रेन का जो क्राइसिस हुआ उस समय अपने जो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे जो MBBS कर रहे थे वहां पे यूक्रेन के अंदर, उनको ऑपरेशन गंगा के माध्यम से हम वापस लेकर आए। अफगानिस्तान, मतलब 2022 का आई थिंक टाइम, राइट, 15 अगस्त 2022, 14 अगस्त 2022 की बात है। तो जब वो सिचुएशन आती है जब कहीं ना कहीं तालिबान कैप्चर करता है, तो उस समय हमने ऑपरेशन देवी शक्ति रन किया। फिर सूडान में जो क्राइसिस मैंने अभी आपको पढ़ाया स्टार्टिंग के अंदर ही, तब हमने रन किया ऑपरेशन कावेरी। ये हैदराबाद वाला तो चलो पुराना हो गया, ऑपरेशन पोलो था उस समय के ऊपर। एंड ऑपरेशन इंद्रावती जो हमने रन किया वो हैती के अंदर रन किया, यहाँ पर भी वायलेंस देखने को मिली थी हैती के अंदर, तो वहां पर हमने ऑपरेशन इंद्रावती रन किया। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, कोई भी मैच द कॉलम या अदरवाइज वैसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी भारत के अगर हम कुछ पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे एजम्पशन आइलैंड्स का आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, एजम्पशन आइलैंड्स का आप लोकेशन देख पाओगे। एंड इसके अलावा सबांग पोर्ट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है, सबांग पोर्ट की आप लोकेशन यहाँ पे देख पाओगे। एंड इसके अलावा आपका अगालिगा आइलैंड्स, ठीक है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट कुछ लोकेशंस हैं जिनको आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए। जैसे आपका रीयूनियन हो गया, फ्रेंच रीयूनियन मैंने आपको बता दिया, अगालिगा आइलैंड हो गया, आपका अजम्पशन आइलैंड हो गया। तभी मैंने आपको इंडियन ओशन की जो कंट्रीज थी ना वो बहुत अच्छे से पहले एक्सप्लेन करी थी, ताकि आपको पता होना चाहिए। जुकम मैंने आपको बता दिया था, ओमान, जिबूती पोर्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको एक आइडिया देंगे। बाकी एक EFTA साइन हुआ था इंडिया और EFTA कंट्रीज के बीच में, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल में इसका नाम टेपा है। टेपा का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। टेपा की फुल फॉर्म है आपकी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंडिया और EFTA में दरअसल में आपकी 4 देश आते हैं। सर कौन से 4 देश? इसके साथ जो 4 देश आते हैं, एक सेकेंड, जो 4 देश आते हैं उनका नाम आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। हाँ जी, ये 4 देश हैं यहाँ पे आपके, नॉर्वे, आइसलैंड, लाइकनस्टाइन और आपका स्विट्जरलैंड। ये 4 देश जो है ना, इनको बोलते हैं हम EFTA। व्हाट इज EFTA? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो भारत ने क्या हुआ है, भारत और EFTA ब्लॉक ने एक लॉन्ग टर्म नेगोशिएटेड बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है, ताकि मिलकर आप यहाँ पे अपने ट्रेड को, अपने मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा इंक्रीज कर पाए। तो आपको ये चारों कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए, नॉर्वे, आइसलैंड, लाइकनस्टाइन और स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पाओगे तो डेफिनेटली आपकी नॉर्डिक कंट्रीज भी आ गया, ठीक है ना। उनमें से भी आपको जैसे नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया। ये 5 देश आते हैं नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर। तो उनमें से 2 देश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लाइकनस्टाइन आपको देखने को मिल जाएगा। लाइकनस्टाइन इसलिए भी पॉपुलर रहता है क्योंकि एक डबली लैंड कंट्री है, मतलब कि इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है ना वो सारी अपने आप में लैंड लॉक्ड है, तो दिस इज डबली लैंड लॉक्ड, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अब देखो इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जैसे इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स की सारी लोकेशन मैंने यहाँ पे आपके लिए दे रखी हैं, इंडिया के वेटलैंड्स की हो गया, एंड आपके इंडिया के नेशनल पार्क्स हो गया, एंड साथ ही साथ मेजर टाइगर रिजर्व। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग मेरे टेलीग्राम से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी ये टाइगर रिजर्व्स की लोकेशंस है इनको एक बार अपने दिमाग से गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। लगभग छोटा सा लेक्चर था, 1.5 घंटे का। कोशिश मेरी ये थी कि बहुत ज्यादा हम डिटेल में ना जाएं, क्योंकि अब उतना टाइम भी नहीं है एक तो एग्जाम के लिए, प्लस एट द सेम टाइम हमें जिस तरह की UPSC ने क्वेश्चंस पूछे हुए ना उसके हिसाब से हमें एक बेसिक आइडिया होगा अगर इन लोकेशंस का, तो हम क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत टॉपिक को समझा, उनकी लोकेशंस को हमने मैप किया सारी चीज़ों के ऊपर, और मैंने कोशिश करी है कि इतने सारे आपको मैप्स, इतने सारे आपको मैं इमेजेस दे दूं, आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो बस करना क्या है, जाना है इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर, एक बार PDF डाउनलोड करनी है, एंड एक बार खुद क्विकली एक बार इसकी रिवीजन कर लेनी है, वो हो जाएगा। आई थिंक फिर UPSC कैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछे इन द कमिंग एग्जाम, आप उन चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है दोस्तों।
तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको आज का सेशन जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ को कवर किया, ये आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।